नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, भाई बहनों, देवी सज्जनों। क्या मेरी आवाज आप लोगों तक आ रही है? कम ऑन, मेक सम नॉइज गाइस एंड गर्ल्स। एम आई ऑडिबल एंड विजिबल? हेलो 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 हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का, भाई बहनों, देवी सज्जनों। एम आई ऑडिबल एंड विजिबल? भाई साहब, एक बहुत ही खतरनाक बैच और एक बहुत ही खतरनाक क्लास की शुरुआत आज होने वाली है। एक बहुत बड़े जर्नी की आज शुरुआत होने वाली है। जल्दी से अपने होने का एहसास मुझे दिला दो। फटाफट मेक सम नॉइज। मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ कौन कौन आया है भाई। मैं कुछ नाम ले लेता हूं, मतलब ताकि आपको लगे कि भाई लाइफ में, हाँ, जो सबसे पहले आता है उसका नाम लेना बनता भी है। सो आई कैन सी यहाँ पे प्रणीत, मालिनी, प्राची, रौनक, शान, लेविजीत, शिवराज, पवन, गरिमा। भाई साहब, ओहो, नहीं नहीं नहीं, मतलब पूरा क्लास चला जाएगा। इतने इतने नाम नहीं ले सकता भाई। तो नमस्कार भाई बहनों, देवी सज्जनों, बहुत बहुत स्वागत है। आई होप यू गाइज आर एबल टू हियर मी क्लियरली, और मैं आपको अच्छे से दिख भी रहा होगा, मैं उम्मीद करता हूं। तो क्या आप लोग तैयार है अपनी जर्नी स्टार्ट करने फॉर सीए इंटरमीडिएट? कम ऑन, मेक सम नॉइज। पहले तो मेरे को थोड़ा आवाज चाहिए भाई। एक बहुत बड़ी जर्नी की शुरुआत के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। बहुत बड़ी शुरुआत आज हो रही है बेटा। इट्स अ वेरी 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 बिग बिगिनिंग। तो जरा थोड़ा आवाज तो बनता है भाई। चलो भाई, फाउंडेशन फोड़ के आ गए। अब जैसे बोला था। अरे भाई साहब, केशव, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है आपको देख के। अच्छा, कितने लोग फाउंडेशन से मेरे साथ जुड़े हैं? चला, उन लोग को तो थोड़ा एक्नॉलेज करना बनता है भाई। ये फाउंडेशन से इंटर में अपन साथ में जर्नी कर रहे हैं, तो उनका एक अलग ही रहेगा ना, अपना एक अलग ही रहेगा। यूट्यूब पे कौन कौन लाइव है भाई? हाय हेलो तो कर दे भाई। यूट्यूब वाले दोस्त, मेरे दोस्त और दोस्तिन जो भी है, थोड़ा हाय हेलो कर दो भाई। खाना वाना खा के अलसा तो नहीं गया हो भाई? ये टाइम आलस करने का नहीं है, समझ लेना। ये टाइम इंपॉर्टेंट है भाई। चलो फटाफट। आपको पता है ना मेरी क्लास का जो टाइमिंग है, मतलब अब आप देखो 12:45 टू 2:15 है। 1:45 आप लोग एग्जाम हॉल में रहोगे, आपकी एग्जाम के दिन, और आपके हाथ में पेपर आने वाला है। हाय बीना चौहान, बहुत अच्छा लग रहा है आपको देख के। कौन कौन है यहाँ पे? अरे भाई, बहुत सारे मीमी मीमी आ गए तो देखा ही नहीं। रुको रुको रुको। आर्ची, हाँ, मेरे को आर्ची का नाम याद है अच्छे से। केशव तो ऑफ कोर्स। अच्छा, प्रणीत, प्रणीत, मेरे को ऐसा लग रहा है आप रिकॉर्डेड देखते थे क्या? बिकॉज फिर मेरे को ऐसा नाम क्यों याद नहीं आ रहा है। शान गोयल, पक्का ये भाई भी रिकॉर्डेड है। सर क्लास टाइमिंग चेंज करवा दो, हमारा कॉलेज रहता है 2 PM को। अरे यार केशव भाई, ऐसे मत करो यार। ऐसे मत करो यार, दिल मत तोड़ दो यार। मेरे मेरे साथ रहना है तुमको, ऐसे मत करो। और क्या ही कर लोगे कॉलेज में भाई? इतना अच्छे से मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ, कॉलेज का क्या ही कर लोगे। चलो, तो भैया आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। बेटा टाइमिंग का तो यार पूरी बैच का टाइम सेट है। फिर भी आई सी व्हाट कैन बी डन, बट मोस्टली टाइमिंग में तो, है ना, जरा प्रॉब्लम हो सकता है। टाइम का जरा इशू है ना। चलो, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारे सीए इंटरमीडिएट लॉ की जर्नी। आज के लेक्चर का नाम अगर आपने देखा होगा तो यहाँ पे लिखा है इंट्रोडक्शन एंड बैच स्ट्रेटजी। दिख रहा है सबको? मैंने यहां पर भी लेक्चर यूट्यूब पे भी सेम नाम रखा है, इंट्रोडक्शन एंड बैच स्ट्रेटेजी। आज हम ऐसा नहीं कि बहुत डीप जाके कुछ पढ़ लेंगे, लेकिन आज हम बेसिकली वी आर गोइंग टू स्टडी कि हाउ वी आर गोइंग टू टेक दिस बैच। बिकॉज सबसे इंपॉर्टेंट होता है जानना कि ये बैच हम कंडक्ट कैसे करने वाले हैं। क्या क्या एक्सपेक्टेशंस आप मुझसे रख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्या क्या एक्सपेक्टेशंस मुझे आप लोगों से है। हम डे 1 पे एक्सपेक्टेशंस क्लियर कर लेते हैं, बिकॉज अभी भी यूट्यूब पे बहुत सारे लोग देख रहे हैं। वो लोग भी अभी जज कर रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि सर कौन सी क्लास लेना है। वो लोग भी अभी फिगर आउट कर रहे होंगे। तो मैं उन लोगों के लिए भी सेट हो जाएगा कि भाई यहां पर आने से पहले एक्सपेक्टेशन सेटिंग देख लो। और जो लोग ऑलरेडी क्लास लेकर बैठे हैं भाई, आपको तो अब इन एक्सपेक्टेशंस को पूरा करना ही करना है। दिस इज ऑल इन योर और योर ओन बेनिफिट। तो आइए आज उस बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है, चलिए, गुड आफ्टरनून। अरे आग लगा दो भाई, आग लगा दो। सो सी इंटरमीडिएट लॉ जैन और मे बैच। आज का हमारा एजेंडा बड़ा सिंपल एजेंडा लेकर मैं आया हूं, और मैंने कोशिश किया है कि एकदम एकदम इजी गोइंग पीपीटी आपके लिए बनाई जाए, ताकि आपको दिक्कत ना आए समझने में कि हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले ऑफ कोर्स थोड़ा इंट्रोडक्शन होगा, मतलब मैं आपको जान लूंगा, आप मुझे जान लेंगे, हम एक दूसरे को जानेंगे। जैसे होता है ना, नई नई वो कौन सी वो अरेंज मैरिज में कैसा होता है, अभी मैरिज ही है भाई, 3 महीना हर दिन 1.5 घंटा बैठ के पढ़ना है। हर दिन 1.5 घंटा फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स। कैन इमेजिन, नवंबर एंड तक हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो थोड़ा तो एक दूसरे के साथ जान पहचान बनानी बनती है। ठीक है, इसके बाद मैं अपने बारे में बताऊंगा, और फिर हमारे बारे में बताऊंगा, हम कौन है जरा देखते हैं।
और उसके बाद हम सिलेबस देखेंगे, जरा पेपर समझेंगे क्या क्या होता है, सिलेबस को समझेंगे, देखेंगे क्या होता है। एंड उसके बाद हम लोग जाएंगे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन पे, थोड़ा इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे सो दैट वी अंडरस्टैंड हाउ डू वी प्लान आवर स्टडीज, हाउ डू वी रिवाइज, व्हाट टू रिवाइज, व्हाट नॉट टू रिवाइज, सारी चीजें डिटेल में डिस्कशन हम करेंगे। और ये सारी बातें डे वन पे करने का इसका जो बेनिफिट है ना, वो ये सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि बच्चों को डे वन से क्लैरिटी रहती है कि मुझे क्या करना है। बहुत सी बार क्या होता है ना, हम लोग डायरेक्ट, फॉर एग्जाम्पल मैं अभी चाहूँ तो डायरेक्टली आपको प्रिलिमिनरी पढ़ाना स्टार्ट कर सकता हूँ, बट आप लोग एब्सोल्युटली विदाउट अ प्लान पढ़ो, ये मैं चाहता ही नहीं। मैं चाहता हूं आप एकदम फुल प्रूफ प्लान के साथ आप पढ़ना स्टार्ट करो। आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि क्या है, कैसे है, क्या शेयर होने वाला है, क्या आपको कहां से मिलेगा, सारी डिटेल बातें आज के ही सेशन में हो जाएगी। इसके बाद भविष्य में कोई भी बच्चा कभी भी इस बैच को ज्वाइन करता है, भाई लेक्चर नंबर 1 देख ले, तेरे को सारी बातें समझ में आ जाएगी, इसलिए मैं ये बना रहा हूं। और सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको बताने वाला हूं बैच स्ट्रेटेजी, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मैं आपसे क्या एक्सपेक्ट करता हूं। तो विदाउट एनी फर्दर डू लेट अस स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। दोस्तों, आज जो जर्नी आप स्टार्ट करने वाले हो, इट इज गोइंग टू बी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी हैव डन इन सीए फाउंडेशन। आई नो आप सभी लोगों को पता है कि सीए फाउंडेशन का जो हमारा जर्नी था, मतलब मैं अगर आपको फ्रैंकली बताऊं तो सीए फाउंडेशन में सीए इंटरमीडिएट के कंपैरिजन में 1/10 सिलेबस था, और आपको 10x ज्यादा टाइम मिलता था उस 1/10 सिलेबस को पढ़ने के लिए। मतलब मैं अगर आपको मतलब सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो मैं आपको 6 महीना लगा के इंटर के सिलेबस का एक 1/10 सिलेबस आपको पढ़ाता था। तो आप समझ लो कि भर भर के एग्जाम्पल देना, आराम आराम से ये कंसेप्ट को एक्सप्लेन करना, बैठना, उस पर डिस्कशन करना और मस्तीबाजी करना, बहुत सारी चीजें होती थी। लेकिन सीए इंटरमीडिएट इस तरह से नहीं चल सकता। सीए इंटरमीडिएट में क्या है, सिलेबस बहुत वास्ट है, लॉ बहुत बड़े बड़े हैं, और ऑफ कोर्स इतने वास्ट सिलेबस को कंप्लीट करना, और मैं आपको पता है मैं कभी पढ़ाता हूं तो मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कम और मैं नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा पढ़ाता हूं, बिकॉज अब रिसेंटली इसका बेनिफिट भी हमें मिला है। जो हमारे सारे टॉपर्स रहे हैं उनको भी इसका बेनिफिट मिला है, क्योंकि वो नॉलेज बेस्ड पढ़ते थे, तो कोई भी तरह का क्वेश्चन अगर आ जाए तो दे वर एबल टू टैकल दोस क्वेश्चंस। सीए इंटरमीडिएट में आपका एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज ज्यादा चेक किया जाता है कंपेयर टू कि आप कितना रिमेंबर कर सकते हो। तो यहां पर आपकी प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और मल्टीपल रिविजन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो उस बारे में भी हम लोग बातें करेंगे। तो क्योंकि ये बहुत लंबा जर्नी है, आपको अपने नाम के सामने सीए लगाना है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना, करेक्ट। एक बार बता दो किस गोल के लिए लड़ रहे हो, बताओ ना एक बार। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक गोल के लिए लड़ाई की थी और वो गोल मैंने अचीव कर लिया। आओ मैं आपको अपने इंट्रोडक्शन के साथ बताता हूं कि मैंने किस गोल के लिए लड़ाई की और मैंने क्या अचीव कर लिया। दोस्तों, मैंने लड़ाई की थी मेरे नाम के सामने सीए लगाने। वाह, मैं यहां पे देख रहा हूं सीए श्रेया सिंह, है ना, सीए आर्ची, कितना अमेजिंग लगता है ना सुन के। लगाओ ना यार अपने नाम के सामने सीए, एक बार यूट्यूब पे भी लगाओ, जरा समझ में तो आए भाई, यूट्यूब पे भी लगाओ सीए। मेरे को समझना चाहिए ना भाई कि किस गोल के लिए लड़ रहे हो आप, आपको भी पता होना चाहिए। आप सबके सामने आज कबूल करो कि दिस इज माय गोल, इसके लिए मैं मेहनत कर रहा हूं, इसके लिए मैं मेहनत कर रही हूं, इसके लिए मैं लड़ रहा हूं। तो दोस्तों, ये जो आप कर रहे हो ना, ये हुई ना बात मालिनी, सीए मालिनी सक्सेना। वो देखो, ये मालिनी सक्सेना से सीए मालिनी सक्सेना की जर्नी है, ये है भाई वो मेहनत, ये करने के लिए हम लोग आए हैं, राइट। बहुत अच्छे। सीए अक्षित, ये ही तो मेहनत है भाई। यहां पर बीना चौहान थी तो वो सीए बीना चौहान बनना चाहती है। तो दोस्तों, ये जो मेहनत है ये आसान नहीं होने वाली। अगर कोई भी बंदा या बंदी अगर आपको ये बताकर लाए हैं यहाँ पर कि भाई बड़ा आसान है, आराम से हो जाएगा, तो दे आर लाइंग। इट इज नॉट इजी, but it is not impossible. It is very much doable and we are going to show them that we can do it. but उसके लिए हमें स्ट्रैटेजी से, प्लान से चलना होगा। मैं आपकी मदद करने वाला हूं सीए इंटरमीडिएट जर्नी में कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस के लिए, ठीक है। तो आई एम सीए आदर्श जोशी। जो लोग मुझे नहीं जानते, मतलब जो इंटरमीडिएट में डायरेक्टली मुझसे जुड़े हैं, जिन्होंने फाउंडेशन में मुझसे नहीं किया है, उनके लिए भी मैं अपने आप इंट्रोडक्शन थोड़ा सा दे दूं। तो दोस्तों, आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन एंड अ प्रोफेसर बाय पैशन। पिछले कई सालों से, मतलब आई एम लाइक आई थिंक 7+ ईयर्स से आई एम कंटिन्यूसली टीचिंग फाउंडेशन लॉ एज वेल एज इंटरमीडिएट लॉ। एक्चुअली आई स्टार्टेड माई टीचिंग जर्नी विद सीए फाइनल लॉ, बट देन होता है ना कि जो आप सोचते हो वो नहीं होता, आपको कुछ और अपॉर्चुनिटीज मिलती रहती है। देन आई गॉट अपॉर्चुनिटी टू टीच सीए इंटरमीडिएट लॉ, ठीक है। देन मैं सीए इंटरमीडिएट लॉ में आई हैव टेकन मल्टीपल मेनी क्लासेस, आई हैव टेकन लाइक ऑफलाइन ऑल्सो, ऑनलाइन ऑल्सो, राइट। And then then I got opportunity to teach CA foundation law, right? तो मेरे लाइफ में उल्टा हुआ। I started with final law, then I went to intermediate law, then I came to foundation law. And अब ऐसा होता है ना कि भगवान जो करना चाहे करते हैं।
फाउंडेशन लॉ मेरा बहुत सुपर हिट हो गया, उसकी वजह से फिर इंटरमीडिएट लॉ भी बहुत सुपर हिट हो गया। एंड बिफोर यू आस्क कि सर फिर फाइनल लॉ का क्या प्लान है, भाई मेरे प्लान करने से पहले इंस्टीट्यूट ने प्लान कर दिया है कि फाइनल में जो लॉ सब्जेक्ट है वो सेल्फ पेस्ड में चला गया है। मतलब कि उसके लिए अब आपको बहुत ज्यादा कोई क्लासेस की जरूरत नहीं है, आप उसको आराम से सेल्फ पेस्ड मोड में इसको कंप्लीट कर सकते हो। एंड देयरफॉर ऑफ कोर्स डोंट एक्सपेक्ट कि मैं बैठ के अभी सीए फाइनल का भी लॉ पढ़ाऊंगा, डजंट मेक एनी सेंस। तो सीए फाउंडेशन और सीए इंटरमीडिएट में मैं काफी टाइम से लॉ पढ़ा रहा हूं, ठीक है। मैंने दोस्तों 3000 से भी ज्यादा वीडियोस अपलोड करके रखी है लॉ और अलग अलग और भी सब्जेक्ट्स में बीच में पढ़ाता था, जैसे ईआईएस भी मैं पढ़ाता था, बट अगेन ईआईएस वाज रिमूव फ्रॉम द सिलेबस। हाय क्या कहूँ, मेरे पीछे पड़ गई इंस्टीट्यूट हाथ धो के कि भाई इसका घर नहीं चलने देना है बस। तो खैर कोई नहीं। तो फिर इसके आप अगर देखेंगे, आप यूट्यूब पे रैंडमली अगर सी आदर्श जोशी डालकर लॉ अगर आप लिख देते हो या कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक आप लिखते हो, फिर चाहे आप सी फाउंडेशन का लिखो या इंटरमीडिएट का, यू विल गेट सो मेनी वीडियोस। मैं आपको बता भी नहीं सकता, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे मिलेगी बट डेफिनेटली मिलेगी। सो 3000 से ज्यादा फ्री एंड पेड मिलाकर मैं आपको बता रहा हूँ वीडियोस मैंने अभी तक अपलोड कर दिए। तो ऑफ कोर्स आप समझ सकते हो कि कितने आवर्स का एक्सपीरियंस अब मुझे हो चुका है ओवर द इयर्स। आई एम एन सब्जेक्ट एक्सपर्ट फॉर सीए फाउंडेशन बिजनेस लॉज एज वेल एज सीए इंटर कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज, ठीक है। तो आई हैव बीन टीचिंग कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज सिंस ऑलमोस्ट नाउ you can say 6 years because 5 to 6 years because first year I taught final and then I got opportunity for intermediate, तब से मेरा इंटरमीडिएट बंद ही नहीं हुआ है। ऑफकोर्स आई स्टार्टेड फाउंडेशन ऑल्सो बट इंटर मेरा बंद नहीं हुआ, तो इंटरमीडिएट का मेरा सबसे हाईएस्ट एक्सपीरियंस है। चलिए, लेकिन मैं अकेले कुछ नहीं उखाड़ सकता क्योंकि आपको दोनों ग्रुप क्लियर करने हैं, 6 के 6 सब्जेक्ट क्लियर करने हैं और वहां पे आपकी मदद करेंगे हमारी अपनी बाहुबली टीम। आप लोगों ने सुना होगा एकाग्रता टीम के बारे में, बाहुबली टीम के बारे में। आइए आज मैं आपको पूरे टीम से मिलाता हूं। तो हमारी टीम के लीडर है द वन एंड ओनली CACS अंशुल अग्रवाल सर। अंशुल अग्रवाल सर आपको सीए फाउंडेशन में अकाउंट्स पढ़ाते हैं एज वेल एज सीए इंटरमीडिएट में एक नहीं 2 सब्जेक्ट्स वो आपको पढ़ाते हैं। एक एडवांस अकाउंटिंग, उनका क्लास आज सुबह आपने देखा है, मुझे पता है, मुझे पता है। और उसके अलावा आपको कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो कि ग्रुप 2 का सब्जेक्ट है वो भी आपको पढ़ाता है। तो अंशुल सर आपके साथ फाउंडेशन में भी है, इंटर ग्रुप 1 में भी है और इंटर ग्रुप 2 में भी है। तो भाई थोड़ा रैपो बना के रखो दोस्त। ओके, उन्हीं के साथ हमारे साइड में आपको नजर आ रहे होंगे निष्ठैन भाई साहब, द वन एंड ओनली निशांत कुमार सर, सी निशांत कुमार सर। तो निशांत सर जो है ना भाई, तो निशांत सर मतलब आपको फाउंडेशन में मैथ्स एट SLR पढ़ाते थे और इंटरमीडिएट में अब वो आपको टैक्स पढ़ाते हैं। व्हेन आई से टैक्स, बोथ डायरेक्ट एज वेल एज इनडायरेक्ट टैक्स आपको पढ़ाते हैं। एंड अब मैं क्या ही बोलूं सर के बारे में, मतलब नाम ही काफी है। आई नो यू ऑल नो हिम एंड अभी अभी मैं आप में से सभी लोगों को उनके क्लास में देख चुका हूं, तो मुझे पता है आप लोग उनसे मिलके आ रहे हो। ओके, देन उन्हीं के बाजू में आपको नजर आ रहे होंगे CSTS स्वाति अग्रवाल मैम। तो स्वाति मैम भी सीए फाउंडेशन में लॉ पढ़ाते हैं, जैसे मैं सीए फाउंडेशन में लॉ पढ़ाता हूं स्वाति मैम भी पढ़ाते हैं। और अब जैसे मैं सीए इंटरमीडिएट में लॉ पढ़ाता हूं, स्वाति मैम भी सीए इंटरमीडिएट में लॉ भी पढ़ाते हैं। इसके बाद हमारे पास है, और हमारे जो बोलते ना टीम के गर्ल पावर जो है, हमारी टीम के जो कामनेस क्वीन है वो है स्वाति अग्रवाल मैम, ठीक है। उनके बाद हमारे पास है पार्टी किंग डीजे सर, जो बजाता है भाई साहब, खतरनाक लेवल पार्टी किंग है। तो डीजे सर होता है तो अब पार्टी होती है, समझ लेना, है ना। बस बोलना मेरा नाम मत बताना भाई, पहले बता रहा हूँ, ठीक है, ये अंदर की बातें बता रहा हूँ। डीजे सर आपको पढ़ाते हैं सी फाउंडेशन में अकाउंट्स और इंटरमीडिएट में पढ़ाते हैं। लास्ट सब्जेक्ट आप सुना होगा FM एंड SM। डोंट वरी, मैं आपको सब्जेक्ट्स के बारे में आगे जाकर अभी बताने वाला हूं। तो डीजे सर आपको पढ़ाते हैं FM एंड SM। FM SM से भी याद है हमारे टीम के सबसे खतरनाक चुलबुले कैरेक्टर के बारे में आपको बताना भूल गए। तो सर हम बात कर रहे हैं द मिस्टर वन एंड ओनली जतिन डेमला सर के बारे में, जो आपको फाउंडेशन में एक नहीं 2 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। कौन से? मैथ्स एट LR और इकोनॉमिक्स दोनों, और इंटरमीडिएट में आपको ग्रुप 2 में पढ़ाएंगे FM एंड SM। तो ये पूरा कंप्लीट टीम है। अब आप देखेंगे मेरे अकेले के ऊपर एरो नहीं है, तो मैं अपने ऊपर ही बना लेता हूं। मैं आपको बता चुका हूं मेरे बारे में, फाउंडेशन लॉ एज वेल एज इंटरमीडिएट लॉ। तो ये पूरा बाहुबली टीम है। इसके साथ हमारे पास आकाश सर भी है। वो यार फ्लायर में यार जगह नहीं थी मेरे पास, मतलब एक्चुअली मेरे पास वो फोटो नहीं अवेलेबल। अभी अभी हमारी टीम में ज्वाइन किया है तो थोड़ा गड़बड़ आ गया। मैं फोटो लेकर आऊंगा कल आपके लिए, ठीक है। तो हमारे साथ आकाश सर भी ज्वाइन कर चुके हैं फॉर ऑडिटिंग एंड इथिक्स। तो चलिए दोस्तों, ये हमारी टीम है और आपको मैंने टीम मेंबर से मिलाया है। अब आप अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो जल्दी से इसको स्कैन कर लेना, एंड स्कैन अगर आप कर लोगे तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हो। कहां पर ज्वाइन करोगे बेटा?
अरे मुन्ना हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लोगे, जिसमें आपको सारी सारी नोट्स मिलेगी इंक्लूडिंग दिस नोट, अगर आपको चाहिए तो दोस्तों टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना भाई, मजा आ जाएगा। चलिए सिलेबस की तरफ जाते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा बात सीरियसली करते हैं, अपने दुश्मन को देख लेते हैं। तो हमारे एक नहीं सीए इंटर में 2 दुश्मन है सर, 2 नहीं 6 है। आप कौन से सर, चश्मा ढंग से पहनो सर। अरे बेटा समझो, ये जो 6 दुश्मन है ना, ये 6 दुश्मन 2 दुश्मनों के कैटेगरी में बटे हुए हैं, और उस कैटेगरी को हम कहते हैं ग्रुप। आपने सुना होगा कि सीए इंटरमीडिएट में अब ये ग्रुप सिस्टम है। ये रहा आपका ग्रुप 1 और ये रहा आपका ग्रुप 2। ये है आपके 2 दुश्मन। अब चॉइस आप लोग कर सकते हो कि आपको एक साथ हेड ऑन दोनों दुश्मनों से लड़ना है, या आप 1 बाय 1 करके 1 दुश्मन एट अ टाइम से लड़ना चाहते हो। देखो, अगर आप मुझसे पूछोगे या इनफैक्ट अगर आप किसी भी टीचर से पूछोगे, तो हम तो ऑफकोर्स कहेंगे भाई, गिवन अ चांस, गिवन एन ऑप्शन, आई थिंक यू शुड गो फॉर ऑलवेज बोथ ग्रुप्स। हमने इसके बारे में एक वीडियो भी बना रखी है, बहुत अच्छे से वीडियोस आप हमारे चैनल पे देख सकते हो। मैं और डीजे सर ने तो एजे डीजे शो भी किया है, जिसके वीडियोस बहुत जल्दी आप लोगों के सामने आएंगे। अगर अभी तक ऑलरेडी आए नहीं होंगे तो बहुत जल्दी आप लोगों के सामने आएंगे। तो हम लोगों ने उसमें ना काफी अच्छे से चर्चा भी करी है कि वाई बोथ ग्रुप्स आर रिकमेंडेड और उसके क्या पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं। लेकिन ऑफकोर्स ऑल दैट बीइंग सेड, वी ऑल नो कि अनसर्टेनिटीज बहुत सारी बहुत लोगों के साथ होती है। वी ऑल नो दैट एवरीवन इज नॉट इक्वली ब्लेस्ड। किसी घर में फाइनेंशियल इश्यूज होता है, किसी घर में कोई और इश्यूज होता है, जिसकी वजह से कोई हेल्थ इशू हो सकता है, पेरेंट्स के रिलेटेड हो सकता है, ग्रैंड पेरेंट्स के रिलेटेड हो सकता है, बहुत सारे इश्यूज होते हैं, जिसके कारण कई लोग उतना डेडिकेटेड टाइम चाहकर भी नहीं दे पाते स्टडीज को। तो ये बात को समझते हुए आईसीआई ने आपको पहले ही ऑप्शन दे के रखा है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आप पूरा सफिशिएंट टाइम नहीं दे सकते, तो आप एक ग्रुप एट अ टाइम करके भी आप इसको टैकल कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ऑफकोर्स टाइम ज्यादा लगेगा, मगर एक अश्योर्ड सक्सेस आपको मिल सकता है। ऑफकोर्स अगर आप लोगों के लाइफ में ऐसी कोई झंझट नहीं है, डिफिकल्टी नहीं है, तकलीफ नहीं है, तन्हाई नहीं है, तो यू शुड ऑलवेज गो फॉर बोथ ग्रुप। तो जब ग्रुप 1 की मैं बात करूं तो उसके अंदर 3 पेपर आते हैं। सबसे पहला एडवांस अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ और टैक्सेशन। बेटा टैक्सेशन में 2 सब्जेक्ट्स आपको है टैक्सेशन के अंदर, डीटी एज वेल एज आईडीटी। आईडीटी के अंदर जीएसटी आपको है, तो डीटी और जीएसटी आप पढ़ेंगे, डायरेक्ट टैक्स एंड जीएसटी। अब आएगा इसके बाद पेपर नंबर 4, 5 एंड 6। ये बेटा ग्रुप 2 में चला जाता है। ग्रुप 2 में आपके पास है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ऑडिटिंग एंड एथिक्स एंड एफएम एंड एसएम, दैट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तो दोस्तों यहां पर आप लोग देखेंगे ग्रुप 1 इज मोर ऑफ मिक्स ऑफ थ्योरी एंड प्रैक्टिकल। ऑफकोर्स आप देखेंगे यहाँ पर कॉर्पोरेट अदर लॉ एंटायरली थ्योरी बेस्ड है। टैक्स को आप थ्योरी कम प्रैक्टिकल पकड़िए, बिकॉज में ऑफकोर्स आपको पढ़ना थ्योरी, लेकिन अप्लाई टैक्स करना है तो प्रैक्टिकल भी हो जाता है। एंड अकाउंट्स ऑफकोर्स इज अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। जब आप ग्रुप 2 में जाते हो, यू विल सी दैट कॉस्टिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ध्यान से सुनना, कॉस्टिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट दे आर ऑन द प्रैक्टिकल साइड, whereas auditing and ethics and strategic management are complete theoretical papers। तो इस तरह से उन्होंने ना एक अच्छा, एक मैं बोलता हूं ना, अच्छा एक मिक्सचर ऑफ प्रैक्टिकल एंड थ्योरी सब्जेक्ट्स आपको डाल रखा है। ये आपका टोटल जो बोलता है कि 6 सब्जेक्ट्स है। अब थोड़ा सा, अब बाकी टीचर्स अपने अपने सब्जेक्ट के बारे में आपको गाइड करेंगे। मेरा काम है इस सब्जेक्ट को लेके आपको गाइड करना और इसके सब्जेक्ट के प्रॉब्लम सॉल्व करना। तो आइए थोड़ा सा डिस्कशन हम पेपर नंबर 2 कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस पे कर देते हैं। तो बेटा कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपके पूरे सिलेबस को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला पार्ट आप देखेंगे कंपनी लॉ एंड एलएलपी। अरे सर एलएलपी, अरे ये अपना छोटू एलएलपी अपन 5 मार्क के लिए पढ़े थे। हाँ बेटा, मैं उसी एलएलपी की बात कर रहा हूं। वहां पर आपने उसका एक बोलते ना, आपने सिर्फ एलएलपी रास्ते से जा रही थी, आपने उसको देख के सिर्फ सीटी मारी है फाउंडेशन में मतलब बेसिकली एलएलपी को सिर्फ छेड़ा है आपने। अभी इंटरमीडिएट में आओगे तो एलएलपी पलट के चप्पल भी मारने वाली है, बहुत कुछ होने वाला है। तो भाई अब आप एलएलपी के साथ पूरी बैठ के बातें करोगे। अब देखो आपकी एलएलपी से शादी होती है या आपको सैंडल पड़ती है, वो जब एलएलपी पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। तो आपको कंपनी लॉ एंड एलएलपी है, और ये जो पूरा है ना, ये पार्ट आपको 70 मार्क्स के लिए दिया गया है, ठीक है। और 30 मार्क्स आपके दिए अदर लॉज में। अब आप कहेंगे 30 मार्क्स के अदर लॉज मतलब क्या, बिकॉज हमें कंपनी तो पता है, कंपनीज एक्ट 2013 हमने इसके बारे में पढ़ा है, और एलएलपी एक्ट 2008 भी हमें पता है बिकॉज हमने इसके बारे में पढ़ा है। भले ही थोड़ा पढ़ा है सर, लेकिन हमने पढ़ा है। लेकिन इंटरमीडिएट में अब आपको उसके बारे में बहुत इन डेप्थ पढ़ना है। जैसे कि अगर मैं टेक्निकली बोलूं तो देयर आर 11 चैप्टर्स, सुनो मेरी बात, देयर आर 11 चैप्टर्स
फ्रॉम बेयर एक्ट, फ्रॉम कंपनीज एक्ट, बेयर एक्ट जो आपके सिलेबस में डाले अलॉन्ग विद रूल्स। ठीक है, सबसे पहला चैप्टर जो हम ऑफकोर्स स्टार्ट भी करने वाले हैं वो है प्रिलिमिनरी। दोस्तों प्रिलिमिनरी ये जो चैप्टर होता है ना, इसके अंदर सिर्फ सेक्शन 1 और 2 के ऊपर बात की गई है, जिसमें आपको बताया गया है कि भाई ये कंपनीज एक्ट क्या है, किस पे लगता है, कब बना है, फिर उसके अंदर यूज किए हुए वर्ड्स की डेफिनेशंस क्या है। लेकिन जैसे जैसे आप एक के बाद एक चैप्टर में एडवांस करोगे, आपको नए नए टॉपिक्स के बारे में पता चलेगा, जैसे कंपनी बनाने से लेके उसके रिलेटेड जो बातें होती है। फॉर एग्जांपल कंपनी को इनकॉर्पोरेट कैसे करना, एमओए कैसा होना चाहिए, एओए कैसा होना चाहिए, उसको अल्टर कर सकते हैं क्या, अलग अलग टाइप ऑफ कंपनीज के बारे में अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस जानना, वो सारी चीजें हम इनकॉर्पोरेशन एंड मैटर्स इंसिडेंटल देयरटू में पढ़ेंगे। एक बार कंपनी बन गई तो सर कंपनी बनाना तो एक पार्ट होता है, उसको चलाने के लिए लगता है पैसा। क्या पैसा, पैसा करती है, अरे भाई पैसा लगता है ना, तो पैसा लगता है तो आप कहेंगे सर शेयर इशू कर दो। मैं कहूंगा अगर आप शेयर इशू भी कर दोगे, आप एक बात बताओ, अगर आप दुकान खोलकर सामान लेकर बैठ गए, क्या अपने आप कस्टमर चल के आपके पास आएंगे? नहीं, आपको कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना पड़ेगा, उनको अपने प्रोडक्ट के बारे में एक्सप्लेन करना पड़ेगा, उनको अपने शॉप के बारे में एक्सप्लेन करना पड़ेगा, उनको आपको इंप्रेस करना पड़ेगा, सो दैट दे कम टू योर शॉप एंड दे इन्वेस्ट मनी। और ये काम करने के लिए कंपनीज इशू करती है प्रोस्पेक्टस। तो प्रोस्पेक्टस कैसे होने चाहिए, उसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, क्या अगर आपने प्रोस्पेक्टस में गलत बात लिख दी तो क्या होगा, सिविल लाइबिलिटी क्या होती है, क्रिमिनल लाइबिलिटी क्या होती है, क्लास एक्शन सूट क्या होते हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट टेक्निकल कंसेप्ट्स हम प्रोस्पेक्टस में पढ़ेंगे। और इसी चैप्टर का सेकंड पार्ट है एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। बेटा सिर्फ प्रोस्पेक्टस इशू करके क्या उखाड़ लिया, प्रोस्पेक्टस इशू करके क्या उखाड़ लिया, उसके बाद आपको अलॉटमेंट भी तो करना पड़ेगा। तो कब अलॉटमेंट कर सकते हैं, कब अलॉटमेंट नहीं कर सकते, कब इशू सक्सेसफुल होता है, कब इशू फेल होता है। आप लोगों ने न्यूज में पढ़ा होगा, इसका आईपीओ आ रहा है, उसका आईपीओ आ रहा है, इसका ओएफएस आ रहा है। अब ये ओएफएस क्या होता है, ऑफर फॉर सेल ऑफ सिक्योरिटीज, एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन आईपीओ एंड एन एफपीओ। आईपीओ एफपीओ का डिफरेंस इस क्लास में बैठे हर बच्चे को पता होगा। मैं जानता हूं आप लोग बहुत टैलेंटेड हो, आप एवे नहीं सीए बनने के लिए आए हो, लेकिन आप में से कितने परसेंट बच्चों को ओएफएस के बारे में कुछ भी आइडिया है तो बताओ। किसी ने सुना तक है ओएफएस क्या होता है, ऑफर फॉर सेल ऑफ सिक्योरिटीज? सर प्रोस्पेक्टस के बारे में सबको पता है, आप में से कितने प्रतिशत लोगों को रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस के बारे में पता है, या शेल्फ प्रोस्पेक्टस के बारे में पता है, या अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस के बारे में पता है? सर ये सारी बातें हम आज इस चैप्टर के अंदर देखेंगे कि प्रोस्पेक्टस कैसा होता है, अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज कैसे होते हैं, सिस्टमैटिकली हम लोग देखेंगे। सर अब पैसा आ गया, आप क्या करना है? सर बेटा शेयर्स अलॉट करना चाहते हो आप, है ना, पैसा लेने के और भी तरीके हैं, आप डिबेंचर्स भी अलॉट कर सकते हो। तो सर फिर हम शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर के बारे में पढ़ेंगे, ताकि हमें अपने ऑप्शन समझ में आए कि हम कौन से टाइप के शेयर्स इशू कर सकते हैं, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स। आपको पता नहीं होगा तो मैं बता दूं, इक्विटी शेयर्स में भी मल्टीपल टाइप्स होते हैं। हाँ, एक प्लेन वेनिला इक्विटी शेयर होता है, एक डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाला इक्विटी शेयर होता है। अब वो कंपनी कब इशू कर सकती है, कब नहीं, उसके क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, हम पढ़ेंगे। डिबेंचर्स कितने प्रकार के होते हैं, शेयर कैपिटल के बारे में पढ़ेंगे, उसके अलॉटमेंट से लेके बोलते हैं ना, उसके रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल तक, बायबैक तक, हम लोग हर डिटेल चीजें पढ़ेंगे। अगर मैं आपको टेक्निकली बताऊं तो ये दो जो चैप्टर्स है ना, चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4, भाई साहब ये घोर टेक्निकल चैप्टर्स है, जिसके अंदर आपको मेरी जरूरत पक्का पड़ने वाली है। हाँ, बहुत मजा आने वाला है भाई। देखो अभी ना अपने को समझने का है कि अपन क्या करें। देखो आज मेरा जो आज का एम है ना, मोटो है ना, वो आपको ये समझाना है कि हम क्या कर रहे हैं, और उसके बाद में एंड में ये भी बताऊंगा कि हम क्यों कर रहे हैं। देखो जब तक हम क्या और क्यों नहीं पढ़ेंगे ना, तब तक वो मतलब वो पर्टिकुलर कंसेप्ट पढ़ के कोई मतलब ही नहीं ना। ये तो एमलेस हो गया कि मैं अगर आपको बोलूं कि भाई ये पत्थर ले और वो पानी में डालता रहे, आप पत्थर लोगे पानी में डालोगे, आप एक बार मेरी बात सुनोगे, 2 बार सुनोगे, 3 बार सुनोगे, बट उसके बाद आप बंद कर दोगे। क्यों? क्योंकि आपको वो एक्शन फ्रूटलेस लगेगी, आपको लगेगा कि मैं पागल बना रहे आदर्श सर बैठ के, बस उनका क्या है, वो पत्थर पानी में डालना बोल के चले गए हैं। अब इससे मैं क्या कर रहा हूं, मैं पानी में पत्थर डाल रहा हूं, उससे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा। तो आपको अगर उसका लॉजिक पता रहेगा कि सर मैं पानी में पत्थर इसलिए डालने बोल रहा हूं ताकि पानी ऊपर आ जाए, यू नेवर नो ना। जब आपको लॉजिक पता रहेगा, जब आपको एंड रिजल्ट पता है कि मैं ये चीज क्यों कर रहा हूं, तो वो चीज करने में आपका इंटरेस्ट भी आता है, और आप उसको बेहतर भी कर सकते हो, ईमानदारी से करके उसका रिजल्ट आप पा सकते हो। इसलिए हम हमेशा फोकस करते हैं कि व्हाई वी आर डूइंग दिस। चलो आपने शेयर इशू कर दिया, आपने डिबेंचर इशू कर दिया, उससे करके आपने पैसा ला लिया। सर उसके अलावा भी कोई तरीका है क्या पैसे लाने का? बिल्कुल है। आप डिपॉजिट्स एक्सेप्ट कर सकते हो अपने मेंबर से।
सर डिपॉजिट जैसे वो फिक्स डिपॉजिट हम बैंक में करते हैं, क्या हम उसी तरह से कंपनी के पास भी अपना पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं? जी हाँ, आप कर सकते हो। सर क्या प्राइवेट कंपनी भी डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है? जी हाँ, कर सकती है। सर क्या पब्लिक कंपनी, ऑफ कोर्स जब प्राइवेट कर सकती है तो पब्लिक भी कर सकती है। सर क्या पब्लिक कंपनी पब्लिक से पैसा डिपॉजिट ले सकती है? हाँ। सर क्या प्राइवेट कंपनी पब्लिक से डिपॉजिट ले सकती है? ये हम अलाउ ऑफ कोर्स सी बात है नहीं करेंगे। प्राइवेट कंपनी को हम जनता से पैसा लेने के लिए अलाउ नहीं कर सकते। तो अब उसके डिपॉजिट के एक्सेप्टेंस के क्या रूल्स है, उस पर इंटरेस्ट देना पड़ता है क्या, डिपॉजिटर ट्रस्टी कौन होता है, क्या डिपॉजिट रीपे करना पड़ता है, डिपॉजिट रीपे नहीं किया तो क्या होगा, ये सारी की सारी प्रोविजंस हम यहां पढ़ेंगे। अच्छा सर आपने कहा कि पैसा पैसा ही चाहिए ना सर आपको। मैं कहता हूं सर ना ही हम शेयर इशू करेंगे, ध्यान से सुनना, मजेदार बात बता रहा हूं। सर ना ही हम शेयर इशू करेंगे, ना हम डिबेंचर इशू करेंगे, ना हम डिपॉजिट एक्सेप्ट करेंगे, फिर भी हमारे कंपनी में पैसा आ सकता है। कैसे? सर और क्या बचा, सब तो हो गया यहां पर, और कैसे पैसा आएगा? बोरोइंग्स करके, बराबर है ना। आपने सुना होगा ना बोरोइंग्स, लोन लेना। मैं किसी भी बैंक के पास या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास, एनबीएफसी के पास, शेड्यूल्ड बैंक के पास जाकर लोन तो ले सकता हूं। आपने सुना होगा लोन दो तरह के होते हैं, सिक्योर्ड लोन एंड अनसिक्योर्ड लोन। अब ये सिक्योर्ड लोन क्या होता है, इस क्लास में बैठे हर बच्चे को पता है कि सिक्योर्ड लोन क्या होता है। सर जब आप एक लोन लेते हो और उसके बदले आप अपनी कोई असेट या एज अ सिक्योरिटी देते हो, तब आप उसको सिक्योर्ड लोन बोलते हो, जिसको अगर आप रीपे नहीं करे तो आगे वाला व्यक्ति आपकी उस असेट को बेचकर, जिसको आपने एज अ सिक्योरिटी रखा है ना, उस असेट को बेचकर अपना पैसा रिकवर कर लेगा विद इंटरेस्ट। क्या इस क्लास में बैठा हर बच्चा जानता है, ये नहीं जानता है? सिक्योर्ड लोन के बारे में जानता है? मुझे एक बात बताइए, मैं कैसे प्रूव करूंगा कि आपने जो मुझसे लोन लिया वो सिक्योर्ड था? मैं आपको लोन दे रहा हूं, हाउ विल आई प्रूव इन फ्रंट ऑफ कोर्ट, हाउ विल आई प्रूव इन फ्रंट ऑफ एवरीवन एल्स कि जो लोन मैंने आपको दिया है वो सिक्योर्ड है? कैसे प्रूव करूंगा कि ये जो पर्टिकुलर असेट है इसको बेचने का अधिकार मुझे है? तो सर उसी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप जब लोन ले रहे हो ना, उसके चार्जेस अगर आप क्रिएट कर रहे हो तो उसको रजिस्टर करो। अब आपको आज इस चैप्टर में हम बताएंगे कि रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस किसकी जिम्मेदारी है। हाँ, अगर वो बंदा अपनी जिम्मेदारी पूरी ना करे तो क्या दूसरा बंदा कर सकता है? अगर मैं कोई असेट परचेस कर रहा हूं जो ऑलरेडी अंडर चार्ज है तो उसके केस में क्या होगा? अगर मैं चार्ज को मॉडिफाई करना चाहूं तो क्या होगा? अगर मैं चार्ज को सेटिस्फाई करना चाहूं तो क्या होगा? अगर मैं चार्ज जल्दी रजिस्टर कर लूं तो क्या होगा? अगर मैं चार्ज लेट रजिस्टर करूं तो क्या होगा? अगर मैं चार्ज रजिस्टर ना करूं तो क्या होगा? ऐसे बहुत सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस में। फिर आपसे मेरी बात हुई, सर अब सुनो मेरी बात, आपने कंपनी बना ली, जी हां, आपको प्रोस्पेक्टस देना था, आपको शेयर इशू करने थे, आपको डिबेंचर इशू करने थे, आपको डिपॉजिट एक्सेप्ट करना था, आपको लोन लेना था, आपने सब कर लिया और आपके पास पैसा आ गया। अब आप क्या करेंगे? सर कंपनी बन गई, पैसा आ गया, चलो अब काम करते हैं, मेहनत करते हैं, बिजनेस करते हैं और पैसा कमाते हैं। लेकिन कंपनी से बना लेने से काम नहीं होता, कंपनी को चलाना भी तो पड़ता है, हमें मैनेजमेंट भी तो करना है। कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर्स बनेंगे, अलग अलग रजिस्टर बनते हैं सर, मेंबर्स मतलब शेयर होल्डर्स के, डिबेंचर होल्डर्स के, डिपॉजिटर्स के, बेनिफिशियल ओनर्स के, सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर्स के। सर रजिस्टर सिर्फ इंडिया में नहीं रहते, फॉरेन रजिस्टर्स भी रहते हैं। अब उसको कैसे बनाए, कैसे मिटाए, कब चालू रहे, कब बंद रहे, सारी प्रोविजंस हम पढ़ेंगे। सर मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, इसको आप एक पर्टिकुलर चैप्टर मत समझो, इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे चैप्टर्स को मिलाकर एक चैप्टर बनाए। इसमें आपको पता चलेगा कि मीटिंग्स कैसी होती है, मीटिंग से पहले नोटिसेस कैसे देनी पड़ती है, मीटिंग्स के दौरान कोरम कैसे देखना पड़ता है, मीटिंग के दौरान वोटिंग कैसे होती है, रिजोल्यूशंस कैसे पास होते हैं, ऑनलाइन वोट कैसे होता है। मैं क्लास में आपको फिजिकली ऑनलाइन वोटिंग करके दिखाऊंगा, और मैं अभी दिखा दूंगा क्योंकि अभी सारे सीजन चल रहा है, अभी सीजन चल रहा है और सारे कंपनीज के एजीएम्स आए हैं। तो अभी मैं क्या करूंगा, आपको थोड़े दिन में ही सारी वोटिंग करके दिखा दूंगा, ताकि जब मैं आपको वो पढ़ाऊं मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन में ई वोटिंग, तो आपको चीजें विजुअलाइज हो कि अरे हाँ आदर्श सर ने भी ऐसे लॉग इन किया था, फिर वो कंपनी का नोटिस आया था, फिर उसके ऊपर वोटिंग लिखा था, फिर आदर्श सर ने बराबर वोट किया था, येस नो वॉटएवर। उस बारे में जब हम पढ़ेंगे तो आप जो प्रैक्टिकल देखे रहोगे आपको बहुत अच्छे से समझेगा। ऐसी बहुत सारी प्रैक्टिकल चीजें मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ।
तो सर मीटिंग्स हो गए, एनुअल जनरल मीटिंग हो गया, बोर्ड मीटिंग हो गया, रजिस्टर्स हो गए, एनुअल रिटर्न्स हो गए, अलग अलग मेंबर्स के रिक्विजिशंस हो गए, है ना, ओपीसी और स्मॉल कंपनी के लिए कुछ अलग रूल्स हो गए। वो सारी बातें हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन में। ये बड़ा चैप्टर है, लेकिन इसको मैं बोलते ना, इसको मैं एक बड़ा चैप्टर नहीं, इसको मैं बहुत सारे छोटे 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 चैप्टर्स का एक मिक्स बोलता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम अच्छे से पढ़ेंगे। सर अब आपके पास कंपनी है, कंपनी के पास पैसा है और उस पैसे से आपने बिजनेस भी किया। अब आपने कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट कमाया होगा कि नहीं दोस्त? इतना बिजनेस करके कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट कमाया होगा। तो प्रॉफिट क्या अपने जेब में रख के भागने वाले हो? अरे जिन मेंबर्स ने आपको पैसा दिया, जिन लोगों ने आपके शेयर्स लिए, जिन लोगों ने आपसे डिबेंचर्स लिया, मतलब जिन लोगों ने डिपॉजिट दिया है, अब आप क्या करते हो सर? लोन तो बराबर रीपे कर देते हो, डिपॉजिट्स बराबर रीपे कर देते हो, डिबेंचर्स बराबर रिडीम कर देते हो। लेकिन जब बारी आती है बेचारे उन मेंबर्स की जिन्होंने आपको बिना कुछ कहे अपने पैसे जेब से निकाल के दे दिए, उनको आप कुछ नहीं दोगे? बिल्कुल देना पड़ेगा। सर क्या देंगे? तो हम उनको डिविडेंड डिक्लेयर करके देंगे। तो सर फिर डिविडेंड किसको पे किया जा सकता है, कितना पे किया जा सकता है? प्रॉफिट से ही किया जा सकता है, कहीं और से किया जा सकता है? प्रॉफिट नहीं रहा तो क्या डिविडेंड दे सकते हैं क्या? डिविडेंड डिक्लेयर करने के बाद कितने दिन में पे करने का, नहीं किया तो क्या होगा? इन्वेस्टर्स एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड क्या होता है? किसी के शेयर ट्रांसफर अगर अटका हुआ है तो उसके डिविडेंड का क्या करे? डिविडेंड अगर विद इन 30 डेज पे नहीं होता तो क्या करे? ये सारे के सारे कंसेप्ट हम पढ़ने वाले हैं, एक्सेप्ट यहाँ पे डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड। उसके बाद अब आपका डिविडेंड पे ऑफ हो गया। सर अब आपको बनाने हैं प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट। क्यों? क्योंकि ये बुक्स ऑफ अकाउंट अब आपको मेंबर्स को दिखाना पड़ेगा ना कि सरकार आपके पैसे से हम लोगों ने साल भर देखो क्या एक्टिविटी करी, कितना टर्नओवर किया, कितना हमने परचेज किया, कितना हमने सेल किया, कितने हमारे कॉस्ट थे, क्या हमारा प्रॉफिट है। आपको अपने हमारी असेट्स क्या है, हमारी लाइबिलिटीज क्या है, करंट असेट कितनी, फिक्स असेट कितनी है, करंट लाइबिलिटीज कितनी है, टेंजिबल असेट्स कितनी, इनटेंजिबल असेट। सर आपको प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना है, किस फॉर्म में करना है। फिर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल अकाउंट्स कब बनते हैं? सर बुक्स ऑफ अकाउंट में बहुत सारी चीजें, कोई एक दो चीजें तो है नहीं। तो बुक्स ऑफ अकाउंट के रिलेटेड सारी बातें हम जानेंगे कि उसमें क्या क्या बनना चाहिए, कैसे बनना चाहिए। लेकिन सर आप तो बुक्स ऑफ अकाउंट बना के बैठ जाओगे, मैं आप पे ट्रस्ट कैसे करूं? हाउ डू आई ट्रस्ट यू? कल को मुझे पता चला कि आपने बुक्स ऑफ अकाउंट गलत बताए थे, आपने हमें येड़ा बनाया। अरे सर मुझे भी तो कुछ ना कुछ अश्योरेंस चाहिए ना कि ये बुक्स ऑफ अकाउंट सही है। मैंने कहा करा लो फिर। अरे सर क्या कराना है? अरे ऑडिट करवा लो, ऑडिट एंड ऑडिटर। आप और मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स क्यों बन रहे हैं? क्यों यहाँ पे विनय सीए विनय बनना चाहता है? समझ में आ रहा है कि नहीं आपको? यहाँ पर क्यों अक्षित सीए अक्षित बनना चाहता है? ताकि ये कल को भाई जाए और ऑडिट करे ना। तो आप और मेरी तरह जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होंगे उन लोगों से हमें कंपनी का ऑडिट करवाना पड़ेगा। और वो ऑडिटर कौन हो सकता है, कौन अपॉइंट करेगा, किसको अपॉइंट करेगा, उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, क्वालिफिकेशंस क्या है, डिस्क्वालिफिकेशंस क्या है, रेमुनरेशन कौन डिसाइड करेगा, फ्रॉड मिल जाए तो ऑडिटर क्या करेगा, व्हाट आर द राइट्स एंड ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज ऑफ ऑडिटर, व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ मैनेजमेंट विद रिस्पेक्ट टू ऑडिटर। वो सारी बातें हम पढ़ेंगे ऑडिट एंड ऑडिटर में। यानी यहां तक कि मतलब आप बता रहा हूं आपको, सारे कॉस्ट ऑडिटर के बारे में भी पढ़ लेंगे, कंपनी अकाउंट चैप्टर में हम इंटरनल ऑडिटर के बारे में पढ़ लेंगे। तो बहुत सारी चीजें यहां पर होने वाली। सर अगर आप पुराने सिलेबस की बात करें तो कंपनीज एक्ट के सिर्फ चैप्टर 1 से लेकर 10 तक आपके सिलेबस में था, लेकिन नए सिलेबस में कुछ चैप्टर्स ऐड कर दिए गए, जैसे कि चैप्टर नंबर 11। यहां पर हम बात करते हैं फॉरेन कंपनीज के बारे में, मतलब ऐसी कंपनीज के बारे में विच आर इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया एंड who have a place of business in India and they conduct business activities in India। तो सर फॉरेन की कोई कंपनी है तो हमारे पंजों से बाहर है सर। देखो भारत का लॉ किधर लगेगा? भारत में। भारत के बाहर लगेगा क्या? नहीं। बट ये कंपनी कहां की है? सर भारत के बाहर की। तो ये भारत के बाहर वाली कंपनी भारत के अंदर अगर कॉन्ट्रैक्ट करती है, एग्रीमेंट करती है, ट्रांजैक्शंस करती है, इनका हम कैसे पकड़े? किसको पकड़े? ये कैसे रजिस्टर करते हैं? इनको इनसे क्या डॉक्यूमेंट्स लेना है, कितनी बार लेना है, इनको कौन सा बिजनेस अलाउ करना है, कौन सा बिजनेस अलाउ नहीं करना है, ये सारे के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस, उनको क्या कंप्लायंसेस करने मैंडेटरी है, वो सारी बातें हम देखेंगे कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया में। बेटा यहां पर ये जो 11 चैप्टर्स है, यहां पर इन 11 चैप्टर्स में आपका कंपनीज एक्ट कंप्लीट हो जाता है। लेकिन ठहरो, पार्ट ए का नाम सिर्फ कंपनी लॉ नहीं है, कंपनी लॉ एंड एलएलपी है। तो जो 12th चैप्टर आप देखेंगे उसमें हम कंप्लीट एलएलपी एक्ट पढ़ेंगे, द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। एकदम बेसिक से, आई नो
आप में से बहुत सारे बच्चे हो सकता है फाउंडेशन में एलएलपी को छोड़कर आए हो, उतने ईमानदारी से नहीं किया हो, तो और वैसे भी इतना सा लप्पू सा था, क्या बोलता वो क्या था वो, लप्पू सा, सचिन वाला लप्पू सा एलएलपी था, तो उसको आपने इज्जत नहीं दी होंगे जितनी देनी चाहिए थी। डोंट वरी, हम उसको इज्जत देंगे, बहुत भर भर के इज्जत देंगे, क्योंकि यहां पर भी इस चैप्टर का मार्क्स वेटेज बहुत ज्यादा है। नीचे हम मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करेंगे। तो सर एलएलपी में हम पढ़ेंगे कि एलएलपी क्या है, ये क्यों है, ये क्या खबर, हाँ मगर जो भी है बड़ा सस्ता लगता। अरे सस्ता मतलब कम मेहनत में ज्यादा मार्क्स देके जाता है, इसलिए इसको बहुत इज्जत देने वाले हम लोग। तो एलएलपी का स्टार्ट टू एंड हम देख लेंगे, मतलब बनाने से तो लेके उसके अंत तक सब कुछ हम एलएलपी के बारे में देख लेंगे। ठीक है, सब कुछ। हाँ हाँ, मतलब इज्जत देनी पड़ेगी सर। प्रॉब्लम तो नहीं आएगी इफ नॉट डन इन फाउंडेशन, नॉट एट ऑल। मैं बहुत बेसिक से पढ़ाने वाला हूँ, और जिन लोगों ने फाउंडेशन में पढ़ा है उनको भी बहुत सारी नई चीजें पता चलेगी अगर उन्होंने मुझसे एलएलपी फाउंडेशन में नहीं पढ़ा है। अगर आप कहीं और से फाउंडेशन पढ़ के आए हो तो आपने तो एक भी लेक्चर इसका मिस नहीं करना है, बिकॉज आपको मैं बहुत सारी नई नई चीजें बताऊंगा जो शायद आप लोगों को फाउंडेशन में नहीं बताई गई हो। हाँ, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए हो सकता है कि उनको लगे स्टार्टिंग में मतलब 1 घंटा शायद उनको ऐसा लगे कि अरे सर ये सब आप पढ़ा चुके हो, बिकॉज द सेम थिंग्स आर देयर इन फाउंडेशन एंड इंटर एज वेल। बट आफ्टर 1 आवर जितना भी एलएलपी का पार्ट है वो कंप्लीटली नया है, जो हर एक बच्चे को ईमानदारी से पढ़ना है और एकदम डिटेल में पढ़ना है। हाँ, हाफ एन आवर 1 आवर जो मेरे एग्जिस्टिंग फाउंडेशन स्टूडेंट्स उनको लगेगा अरे हाँ सर आपने ये पूरा बताया हुआ है, बट उसके बाद नई नई चीजें आने लगेगी। देन यहां पर आपका कॉर्पोरेट लॉ खत्म होता है, यानी कि कंपनीज लॉ एंड एलएलपी खत्म होता है। अब यहां से आगे कहानी चेंज हो जाती है, और 30 मार्क्स के लिए आपको 3 चैप्टर्स दिए हैं, उसमें 2 एक्ट्स है, और पहला एक्ट है द जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897। दोस्तों ये जो जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897 है, ये कंसेप्ट ही आपको पता नहीं है कि ऐसा कोई एक्ट भी हो सकता है। ये इससे पहले ना आपने कैसे चीजें देखी मालूम, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट पे लगने वाला एक्ट, सील ऑफ गुड्स एक्ट, सील ऑफ गुड्स पे लगने वाला एक्ट, समझ रहे हो आप, पार्टनरशिप एक्ट, पार्टनरशिप पे लगने वाला एक्ट, एलएलपी एक्ट, एलएलपी पे लगने वाला, कंपनीज एक्ट, कंपनी पे लगने वाला, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स पे लगने वाला। जनरल क्लॉजेस एक्ट किस पे लगता है आपको पता है? जनरल क्लॉजेस एक्ट भारत के सभी सेंट्रल और स्टेट लेवल एक्ट्स पे लगता है। इट्स एन एक्ट विच अप्लाइज ओवर अदर एक्ट्स, इट इज अ बाप ऑफ ऑल एक्ट। बाकी एक्ट्स किसी ना किसी जगह पे लगते हैं, टेरिटरी होता है कि इंडिया में लगेगा ना, जम्मू एंड कश्मीर पे लगेगा, इंडिया के बाहर नहीं। ये नहीं नहीं नहीं, ये बोलता है मैं एक ऐसा एक्ट हूं जो हर दूसरे एक्ट्स के ऊपर अप्लाई होता है। मतलब आप लेवल समझ रहे हो, ये लेवल का एक्ट है जनरल क्लॉज एक्ट, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसी के साथ साथ आपको दिया हुआ है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। बेटा इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट जनरल क्लॉजेस एक्ट से हम बोरो करते हैं। यहां पर ना मैं आपको कोई लॉ नहीं पढ़ाऊंगा, ना 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 ना, यहां पे मैं आपको लॉ नहीं पढ़ाऊंगा, यहां पर मैं आपको लॉ पढ़ना कैसे होता है ये सिखाऊंगा। अब कोई तो बच्चा यहां पे जागेगा, सर 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 ठहरो। हाँ, मैंने कहा बेटा क्या हो गया? सर आप कह रहे हो कि इंटरप्रिटेशन ऑफ द स्टैट्यूट, ये जो चैप्टर है इसमें लॉ कैसे पढ़ते ये पढ़ाया जाता है। हाँ तो सर सबसे पहले वही पढ़ा दो ना, खत्म हो गई ना बात, इसके आगे हम देख लेंगे। सबसे पहले वही पढ़ा दो ना। तो बेटा ऐसा नहीं हो सकता, ये ऑलमोस्ट सबसे लास्ट में मैं पढ़ाता हूं। और मैं क्या, जो भी टीचर है ना, सारे टीचर्स भारत के, मैं मतलब कॉन्फिडेंस से कह सकता हूं आपको लास्ट में पढ़ाएंगे। यू नो व्हाई? बिकॉज इस लॉ को, बोले इस चैप्टर को समझने के लिए आपको थोड़े बहुत लॉ के नॉलेज चाहिए कि लॉ कैसा है, ताकि जब मैं उसको एग्जाम्पल में दूं आपको समझाओ कि देखो इस लॉ में ऐसा लिखा था, इसको आप ऐसे नहीं ऐसे इंटरप्रेट करते हो। आप बोलोगे हाँ सर राइट, आपने यही पढ़ाया था, लिखा कुछ और है, इंटरप्रेट कुछ और हो रहा है। लेकिन अगर आपको ये सारे लॉज ही नहीं पता तो मैं आपको लॉ पढ़ना कैसे सिखा सकता हूं? एंड यही रीजन है कि अगर आप पिछले सिलेबस की बात करोगे तो ये सीए फाइनल का हिस्सा हुआ करता था। अब मतलब बहुत पहले की बात है, जब हम पढ़ते थे तब का भी बात है, ये सीए फाइनल का हिस्सा हुआ करता था। जनरल क्लॉजेज एक्ट, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, फेमा, ये तीनों हमारे टाइम पे फाइनल का पार्ट था। अब मैं आपको ये इंटरमीडिएट में पढ़ा। तो अब बेसिकली आपको ये पूरे के पूरे एक्ट्स का जब नॉलेज आ जाएगा ना, उसके बाद ये जनरल इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स आपको पल्ले पड़ेगा। तो ये हम उसकी बात पढ़ेंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट,
हमारा लास्ट अदर लॉ का जो चैप्टर है वो है द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। सर फेमा ही लेना, इसके बारे में एक बात समझ लेना। हमारे देश में फॉरेन से अब तो आप लोगों को भी जानते हो कि बहुत पैसा आ रहा है, बहुत इन्वेस्टमेंट आ रहा है ना। आपने भी FII, FDI, है ना, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में सुना होगा। आप लोगों ने डेफिनेटली रिसेंटली न्यूज में सुना होगा ईडी की रेट बढ़ गई। अरे ईडी आ गई, ईडी की रेट बढ़ गई, CBI का ये हो गया। लेकिन ईडी, ये कंसेप्ट आपको न्यूज रिपोर्ट के वजह से पता चला होगा। कितने % लोग यहां पर ईडी इस शब्द को न्यूज के वजह से जानते हैं कि सर ये एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट कौन होता है? यस बेटा, हर्षिता पांडे, आई विल कॉल यू सी हर्षिता पांडे। सी हर्षिता पांडे, मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, बस आप क्लास में बने रहिए। पूरी ये बैच की पूरी स्ट्रेटेजी हम लोग डिटेल में आज डिस्कस करेंगे। पहले हम सिलेबस समझ लेते हैं। सर आपको रौनक ने बहुत बड़ा पॉलिटिकल जोक मार लिया भाई। रौनक बोलते हैं सर बीजेपी की वजह से पता चला। भाई मतलब तू तो भाई गजब 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 ले रहा है भाई, मतलब क्या बोलूं मैं। बट कितने % लोगों को अब रियलाइज हुआ कि भारत में एक ऐसी ऑथोरिटी है जिससे अच्छों की फटती है भाई। ये आपको पता है ऑथोरिटी कहां निर्माण होती है? ये ऑथोरिटी निर्माण होती है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के अंदर। यहां पर ईडी का रेफरेंस दिया हुआ है आपको। तो आप समझ लो ये चैप्टर कितना जोरदार होने वाला है। हमारे देश से आप चाहे घूमने के लिए जाइए बाहर, आप चाहे पढ़ने के लिए जाइए, आप चाहे मेडिकल एक्सपेंडिचर के लिए जाइए, आप बाहर से इंडिया में अपना बिजनेस शिफ्ट करो, इंडिया से बाहर अपना बिजनेस शिफ्ट करो, कंसिडरिंग जो इंडिया के टैक्सेशन स्कीम चल रही है। आई विल नॉट बी शॉक्ड। एक रिसेंट एक यूट्यूब वीडियो देख रहा था, उसमें बंदे ने कहा कि लास्ट ईयर कुछ आई थिंक 3 या 4,000 हाई नेटवर्थ वाले इंडिविजुअल HNWI, ठीक है, हमारे देश को छोड़कर बाहर कंट्री में शिफ्ट हो गए। बिकॉज हमारे देश में 50 से ऊपर % टैक्स वो भर रहे हैं। मतलब 100 रुपए कमा रहे तो उसमें से 55 रुपए, 50 से 55 रुपए उनको सरकार को पे कर रहे हैं, और उनको उनसे देखा नहीं जा रहा है इतना पेमेंट। तो हमारे देश छोड़े, मैं इसकी गारंटी नहीं लेता क्योंकि मैंने यूट्यूब में देखा है, तो ऑफकोर्स मैंने इस पर रिसर्च खुद से नहीं करी है। बट वो बंदे ने बड़े कॉन्फिडेंस से बोला कि 4,000 HNWI हमारा देश छोड़ के जा चुके हैं। और एस्टिमेशन है कि इस साल जो और लफड़े अभी हो रहे हैं इनकम टैक्स की, जिस तरह से आपको निशान सर एक्सप्लेन करेंगे, तो बोलते हैं कि 6,300 और HNWI हमारा देश छोड़ के जा सकते हैं, जो कि हमारे देश के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। एनीवेज उस पर हम लोग आराम से कभी फिर से चर्चा करेंगे। बहुत सारे प्रैक्टिकल इश्यूज पे भी हम चर्चा करते रहते हैं, बिकॉज हमारे सिलेबस से कहीं ना कहीं वो जुड़ती है। जब हमारे सिलेबस से जुड़ती है, तो जैसे मैंने अभी रिसेंटली एक न्यूज पढ़ा था जिसमें बेनिफिशियल इंटरेस्ट होने के बावजूद आपने नहीं दिखाया तो कंपनी पे 17 लाख का पेनल्टी लगा। तो मैं क्या करता हूँ, जो हमारे ग्रुप्स होते हैं ना, जो इंडिविजुअल से इंटरमीडिएट का एक मेरा ग्रुप है, तो हम लोग क्या करते हैं, ग्रुप में ऐसे न्यूज आर्टिकल मैं भेजता रहता हूँ कि देखो हम जो पढ़ रहे हैं ना, इसका रियल वर्ल्ड इंपैक्ट देखो कि लोगों के ऊपर 17-18 लाख, 20 लाख, 50 लाख के पेनल्टीज लग रहे हैं उन चीजों की वजह से, उन फॉर्म्स की वजह से, जो फॉर्म्स आपको यहाँ मैं कंपनी एक्ट में पढ़ा रहा हूँ कि भरना पड़ता है, और अगर वो फॉर्म नहीं भरे तो इतना पैसा देना पड़ता है। तो ऐसे हम बहुत सारे रियल वर्ल्ड बातें भी करते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें हम लोग इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे। नेक्स्ट जो हम करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं बेटा, बताना, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो मैं आपको एक बार और एक्सप्लेन करता हूं। हम लोग, चलो ठीक है, पेपर के बारे में तो हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे कि पेपर कैसे होता है। मैं आपको, जैसे कि आपको पता ही है कि हमारे पास 2 चीजें होती है, MCQs हमारे पास होते हैं। बाय द वे अगर आपको पता नहीं होगा तो मैं बता दूं, हमारा पेपर जो होता है, चलो एक काम करते हैं, बता क्या दूं, मैं बता ही देता हूं ना आपको। अरे अरे मतलब बता क्या दूं, बता ही देता हूं, मतलब क्वेश्चन पेपर दिखा देते हैं यार, तुम मेरे को गलत समझते हो, है ना। तुम लोग को लगता है सर आप कैसी कैसी बातें करते हो, बता क्या देता हूँ, बता ही देता हूँ, ये सब क्या होता है। आओ बेटा, ये देखो आपके दुश्मन को, दुश्मन ना करे हो, ये आपका दुश्मन है बेटा। कौन है ये दुश्मन? ये आपका पेपर है, रियल पेपर है बेटा। ये मई 2024 का पेपर है, ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन पेपर है। इस तरह का क्वेश्चन पेपर आपके सामने आएगा 1:45 पे, सब चीजें लिखी हुई है यहाँ पे। 1:45 पे आपके सामने क्वेश्चन पेपर आएगा। आपको 15 मिनट का रीडिंग टाइम दिया जाता है, मतलब कि पढ़ो बेटा। दिल धक धक हो रहा है ना अभी से, तो दिल धक धक हो रहा है भाई। तो आप पढ़ो और आप समझो कि क्वेश्चंस क्या है। सर ये 15 मिनट को कैसे यूटिलाइज करना है बेटा, इसके टिप्स और ट्रिक्स भी मैं आपको क्लासेस में देता रहूंगा। ये पूरी बैच ने कॉम्प्रिहेंसिव बैच है, इसको एक ना क्लास मत समझो।
आपको पता है ना, एक बात आपको, मुझे पता नहीं आपको पता है कि नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूं। एकाग्रता सीए, ये जो प्लेटफॉर्म आप देख रहे हो, हम लोग आपसे एक क्लास का पैसा लेके क्लास करके आप अपने रास्ते हम अपने रास्ते, ऐसा नहीं होता। नहीं, जस्ट मतलब मैं इसलिए बता रहा हूं, कुछ नए बच्चे भी आए इसलिए, मुझे पता है आप में से बाकी लोग फाउंडेशन रूट से आए तो आपको हमारे बारे में सब पता है, बट फिर भी मैं एक्सप्लेन करता हूं। हम लोग आपके साथ क्लास करते हैं, इसके बाद हम लोग रिवीजन लेक्चर्स लेते हैं, इसके अलावा हम लोग कुछ एमसीक्यू सॉल्विंग सेशंस हो गए, कुछ राइटिंग प्रैक्टिस सेशंस हो गए जिससे आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए। उसके अलावा हम लोग मैराथन्स भी लेते हैं, उसके अलावा कुछ मोटिवेशनल सेशंस भी लेते हैं। आपको इतना तक मैं बता दूं, एग्जाम के एक दिन पहले तक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने तक हम आपके साथ रहते हैं। और इतना ही नहीं, तो आपके रिजल्ट्स वाले दिन हम तो पूरा टाइम रिजल्ट्स तक आपके साथ रहते हैं। फिर चाहे 1 घंटा लगे, 2 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, कुछ भी लगे, हम आपके साथ रहते हैं। उस एंजाइटी में भी हम आपको अकेला नहीं छोड़ते। सो प्लीज अंडरस्टैंड, व्हेन यू आर ज्वाइनिंग आवर टीम, यू आर नॉट ज्वाइनिंग फॉर दिस वन बैच ऑफ 3 मंथ्स की सर 150 160 घंटे आप पढ़ा देंगे, आदर्श सर का मुंह दोबारा जिंदगी में नहीं देखना है, ऐसा नहीं है। मतलब ऑफकोर्स आपकी चॉइस रहेगी, बट हम आपका साथ तब तक नहीं छोड़ते जब तक आपका सीए इंटर का रिजल्ट आ नहीं जाता और उसके अंदर सक्सेस नहीं लिखा होता। जब तक वो सक्सेस नहीं दिखेगा ना, तब तक हम आपका हाथ भी नहीं छोड़ेंगे, साथ भी नहीं छोड़ेंगे। ये रीजन है कि आगे जाकर मैं जो आपको बैच के बारे में एक्सप्लेन करूंगा, आप में से जिन लोगों ने महापैक लिया है आपको दिखेगा, आपको हम फास्ट ट्रैक बैच का भी डायरेक्टली हम लोग एक्सेस दे दे रहे हैं। अभी से फास्ट ट्रैक बैच का भी एक्सेस है कि भाई आपकी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। कुछ बच्चे होते हैं उनको रिकॉर्डेड मोड में फास्ट देखना है, पिछली रिकॉर्डेड क्लासेस भी हम दे देते। मेरे को देखो, हम लोग होर्डिंग नहीं करते, हम लोग शेयरिंग पे बिलीव करते हैं, एंड देयरफॉर वी आर नोन इन द मार्केट, वी आर नोन इन द मार्केट फॉर ऑल दिस थिंग्स। तो हम लोग ये आपको टिप्स ट्रिक्स सारी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके अलावा 2 से लेके 5 बजे तक आपका राइटिंग टाइम होता है, यहां पर आपको एक्चुअल क्वेश्चन आंसर्स सॉल्व करने होते हैं। अब आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपका ये क्वेश्चन पेपर केवल 70 मार्क का है। अब आप कहेंगे सर 70 मार्क क्यों, पेपर तो 100 मार्क का होता है ना। बेटा 100 में से जो पार्ट ए होता है ना एमसीक्यू 30 मार्क्स का, ये एमसीक्यू पेपर होता है, ठीक है। इसमें केस बेस्ड एमसीक्यूज भी आते हैं, थोड़े लंबे चौड़े एमसीक्यूज भी आते हैं, सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज जिसे कहते हैं। बेटा टेस्ट बहुत अच्छा, मैं 1 मिनट, मैं विद्या नहीं बोलूंगा, सीए विद्या विश्वनाथ रेवगाड़े ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, सर आप टेस्ट के बारे में क्या बताने वाले थे, है ना। तो सीए विद्या प्लीज आप एंड तक रुकिए, आपको मैं इसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। चलिए, यस यस केशव, यस। तो सर 30 मार्क्स के एमसीक्यूज है, जी हाँ। सीए फाउंडेशन में, लॉ में आपको एमसीक्यू नहीं थे, लेकिन सीए इंटरमीडिएट में आपको 30 मार्क्स के एमसीक्यूज है। देयरफॉर इट इज इजियर फॉर यू टू स्कोर गुड मार्क्स इन इंटरमीडिएट कंपेयर टू फाउंडेशन। ऑफ कोर्स ये एमसीक्यूज भी कैसे टैकल करना है वो भी हम आपको बताएंगे। सबसे अच्छी बात क्या है, यहां पर किसी भी तरह का नेगेटिव मार्किंग नहीं है। मतलब कि अगर आप एमसीक्यूज गलत सॉल्व करते हो तो आपका कोई 0.25% या कोई 1/4 मार्क्स कटने वाला नहीं है, कुछ भी नहीं कटने वाला है। आप बेसिकली नहीं आता है तो भी एबीसीडी में से कोई एक पॉइंट आप गोल करके आ जाओ, देयर इज अ 25% प्रोबेबिलिटी दैट योर आंसर विल बी करेक्ट, ठीक है। तो इन सब के बारे में बात करेंगे। मैं ये जो चीजें आपको यहाँ पे लिखी है ना, मैं सारी चीजें डिटेल में आपको पढ़ने के लिए रिकमेंड करता हूँ कि सारी चीजें आपने पढ़नी है। लेकिन आज डे 1 पे हम लोग इन चीजों को नहीं पढ़ेंगे, हम आगे जाके बीच में क्लास में ना किसी दिन क्वेश्चन पेपर को अच्छे से पढ़ेंगे। आपके पास क्वेश्चन पेपर में पार्ट बी में, पार्ट ए में एमसीक्यू हो गए 30 मार्क्स के, पार्ट बी के अंदर देर आर टोटल 6 क्वेश्चंस। उसमें से नंबर 1 जो क्वेश्चन होता है ये कंपलसरी क्वेश्चन होता है, जो आपको कंपलसरी मैनेज मतलब सॉल्व करना ही। अगर आप सॉल्व नहीं करोगे तो इसका मार्क्स कटेगा डायरेक्ट। लेकिन जो क्वेश्चन 2, 3, 4, 5 और 6 है, ये जो आप देख रहे हो 5 क्वेश्चंस बचे हैं, इन 5 में से कोई भी 4 ही क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने, यानी कि एक क्वेश्चन आप कंप्लीटली ऑप्शनल में छोड़ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपने 4th क्वेश्चन ऑप्शन में छोड़ दिया, फॉर एग्जाम्पल 5th छोड़ दिया, 6th छोड़ दिया, 3rd छोड़ दिया, 2nd छोड़ दिया। आप इनमें से कोई भी एक क्वेश्चन ऑप्शन में छोड़ सकते हो, बचे हुए 4 क्वेश्चंस आपको करने हैं। अब क्योंकि आप सीए फाउंडेशन से आए हो तो आपको ये सारी चीजें पता है। जो डायरेक्ट एंट्री रूट से स्टूडेंट आए वो जरा ध्यान से सुन लेंगे, बिकॉज उनके लिए ये सारी चीजें नहीं हो सकती, ठीक है। एक बार अगर आप कोई क्वेश्चन चालू करते हो, उसके सभी सब क्वेश्चंस को आपको एक साथ लिखना है। अगर कोई आंसर आपको नहीं आता तो उसके लिए ब्लैंक जगह छोड़ना है, लेकिन उसको आप बाद में अगर लिखोगे तो वो चेक नहीं होगा। कोई बच्चा बोलेगा सर अगर मैंने एनी 4 के जगह मैं ऑल 5 अगर सॉल्व कर दूं तो क्या मुझे बेस्ट ऑफ 5 मार्क्स मिलेंगे? आंसर इज नो। आपको फर्स्ट 4 पे मार्क्स मिलेंगे। ये बहुत बड़ा सवाल है ना, कि सर क्या मेरे को 5 के 5 अगर मैं लिख दूं तो क्या हाईएस्ट 4 मार्क्स मिलेंगे
या फर्स्ट टू जो जो पहले आ रहा है वो पहले चेक होगा, जो पहले आ रहा है वो पहले चेक होगा, और जो आखिरी में एक्स्ट्रा आपने सॉल्व किया उसको इग्नोर कर दिया जाएगा, भले उसमें आपको ज्यादा मार्क्स मिल सकते थे। तो प्लीज देयर इज नो लॉजिक इन सॉल्विंग इवन 1 मार्क्स का एक्स्ट्रा, नेवर सॉल्व एक्स्ट्रा इन सी एग्जाम्स, ठीक है। सो ये सारी चीजें हैं, बाकी चलो हम लोग और इस पे आराम से चर्चा करेंगे। तो ये जो 70 मार्क्स, अब आपको समझ में आया क्यों मैं कह रहा हूं कि जो 70 मार्क्स का हमारा प्रैक्टिकल है, 30 मार्क्स का हमारा एमसीक्यू है। तो डिस्क्रिप्टिव इज 70, एमसीक्यू इज 30। अब ये जो 100 मार्क्स है ये दो पार्ट में डिवाइडेड है, कंपनी लॉ एंड एलएलपी को 70 मार्क्स दिया है और अदर लॉ को 30 मार्क्स। अब इसके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन पर टॉपिक नहीं दिया है। इंस्टीट्यूट ने क्या किया, ये मैंने इंस्टीट्यूट से बनाया, ये मैंने अपने मन से नहीं बनाया, ये प्रॉपर इंस्टीट्यूट के मार्क्स वेटेज की गाइडलाइन है, आप ICI.org से डाउनलोड करके देख सकते हो। सर ऐप पर क्लास नहीं चल रही, कुछ भी ऐप पे बच्चे मेरे सामने बैठे हैं। हाँ रौनक यादव यहाँ पे, सीए रौनक यादव यहाँ पे मेरे से बात कर रहे हैं। ऐप पे कोई बच्चे अगर प्लीज थोड़ा सा चैट में एक्टिव हो जाना ना, कोई मुझे बता देगा। विनय, सीए विनय कह रहा है क्लास चल रही है बराबर, है ना। ये कौन है अफवाह फैला रहा है, आदित्य? बेटा मैं आपको सीए आदित्य नहीं बोलूंगा, है विशाखा, सीए विशाखा क्या कर रहे हो बेटा? बेटा आप कोई दूसरी बैच देख रहे हो, यहाँ पे बैच में बच्चे ज्वाइंट है, उनको सब क्लियर दिख रहा है। यहाँ पवन बात हो रही है, वैष्णवी बोल रही है, मुस्कान बोल रही है, कुशल दिनेश बोल रहा है, लविजीत बोल रहा है, सब बोल रहे हैं। बेटा चलो फोकस करो, जहां दिख रहा है वहां देखो, फोकस करो। चलो जो मैं क्या बोल रहा हूँ, यूट्यूब पे दिख रहा है, यूट्यूब पे आके देखो, मैं इसको चेक करवा लूंगा। आप मेरी बात सुनो, क्लास इंपॉर्टेंट है, जो मैं बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, यूट्यूब पे आके देख लो, ठीक है। हाँ आप रिकॉर्डिंग में चले गए होंगे, लाइव बैच में जाना है, ओके। सर सुनो ना, ये जो 70 मार्क्स है ये पर चैप्टर वाइज इन्होंने डिवाइड नहीं किया। इन्होंने क्या किया, कॉर्पोरेट लॉ जो है ना पार्ट, उसको अलग अलग 4 सेक्शंस में डिवाइड किया। पहले 4 जो चैप्टर्स है, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4, इन 4 चैप्टर्स को मिला के एक सेक्शन नंबर 1 बनाया, और उसके लिए बोल दिया कि हम 14 से 21 मार्क का इसमें से पूछेंगे। क्या बोलेंगे हम? 14 से 21 मार्क का इसमें हम पूछेंगे, 14 से 21, ठीक है। फिर उन्होंने सिमिलर क्या किया, ये एक हो गया आपका, फिर ये हो गया सेक्शन 1, 14 से 21 मार्क। सो कम से कम 14 मार्क के क्वेश्चन आएंगे, ज्यादा से ज्यादा 21। सर ये 14 से 21 में सिर्फ डिस्क्रिप्टिव है या डिस्क्रिप्टिव प्लस एमसीक्यू है? सर ये 14 से 21 में डिस्क्रिप्टिव प्लस एमसीक्यू दोनों मिलाकर है, ये पूरे चैप्टर का वेटेज दे दिया आप, ठीक है। अगला सेक्शन उन्होंने बनाया है चैप्टर नंबर 5, 6 और 7 का, इसको भी उन्होंने बोला है सेक्शन नंबर 2, और इसको उन्होंने बोला है कि इसके लिए भी हम 14 से 21 मार्क का पूछेंगे, मिनिमम 14 मैक्सिमम 21। दिस इंक्लूड्स बोथ डिस्क्रिप्टिव एज वेल एज एमसीक्यू। ये आपको लिखना है, बाय द वे आप लोगों को एक बुक बनानी है सी इंटर लॉ के लिए। क्यों बुक बनानी है आपको थोड़ी, अच्छा हाँ एक और इंपॉर्टेंट बात, आपको जो बुक आप बनाओगे, रजिस्टर आप बनाओगे, थोड़ा ना जो चौड़ा वाला रजिस्टर आता है ना वो बनाना, बिकॉज मैं आपसे चार्ट्स बनवाने वाला हूँ क्लासेस के साथ। तो चार्ट्स बनाने के लिए थोड़ी ब्रॉड बुक लेना, ठीक है। एक अकाउंट्स के लिए अलग से एक रजिस्टर आता है, पता है वो जो रजिस्टर होता है थोड़ा ब्रॉड होता है, ऐसे A4 पतला रजिस्टर नहीं होता, वो थोड़ा सा ना ऐसे ब्रॉड रजिस्टर होता है। तो ब्रॉड रजिस्टर आप लेना, क्योंकि उसमें आप बहुत अच्छे से चार्ट बना पाएंगे। सीए इंटर में चार्ट्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, बिकॉज सब्जेक्ट बहुत वास्ट है और उसको बार बार रिवाइज करने के लिए चार्ट्स लगता है, ठीक है। तो जब आप रजिस्टर लोगे उस पर सबसे पहले आपका ये लिखा होना चाहिए मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। चलिए देन इसके बाद उन्होंने एक बहुत बड़ा एक सेक्शन बनाया, इसमें चैप्टर 8, 9, 10 एंड 11 ये सारे के सारे चैप्टर्स एक साथ डाल दिए, ये उन्होंने बना लिया सेक्शन नंबर 3। और इसके लिए उन्होंने बोला 21 से लेके 24.5 मार्क्स, 21 से लेके 24.5 मार्क्स, यानी मिनिमम 21 मैक्सिमम 24.5। और तो और ये लोग कह रहे हैं कि ये एमसीक्यू प्लस डिस्क्रिप्शन बोथ है। एंड देन देयर इज सेक्शन नंबर 4, ये जो सेक्शन है बड़ा सिंपल सेक्शन है, ये है एलएलपी का। एलएलपी का वेटेज आप देखो, क्या वेटेज दिया एलएलपी को। एलएलपी का वेटेज है सीए इंटरमीडिएट में 10.5 से लेके 14 मार्क्स। भाई तनिष क्या बात कर रहा है, ऐसे मत कर भाई, तू गलत बोल रहा है, तू गलत जगह बोल रहा है। सर आप समझ रहे हो क्या बोल रहा है ये, मिनिमम 10.5 से लेके मैक्सिमम 14 मार्क्स तक का पूछा जा सकता है। भाई ये लप्पू सा चैप्टर है भाई, मैं बता रहा हूं एलएलपी आपको फ्री में मार्क्स देने के लिए आपके सिलेबस में आया हुआ है।
और ये आपको 10.5 से 14 मार्क्स देने वाला है इंक्लूडिंग एमसीक्यू। बहुत अमेजिंग चैप्टर है, मजा आ जाएगा ये करने। अब आप बोलेंगे सर व्हाट शुड बी माय रैंक ऑफ रिवीजन। तो अगर आप मार्क्स ओरिएंटेशन के हिसाब से देखोगे तो उसके हिसाब से आता है ये 1, ये दोनों आपके सेकेंड रैंक में आते हैं और ये आपके थर्ड रैंक में आता है। लेकिन मैं प्लेन सिंपल मार्क ओरिएंटेशन से इसका रैंकिंग नहीं देखता, क्योंकि ये रैंकिंग गलत होगी। मैं रैंकिंग थोड़ा स्मार्टली देखता हूं कि आपको कम मेहनत में ज्यादा मार्क्स किधर मिल रही है बताओ। तो ऑफ कोर्स सबसे पहला रैंक मैं देता हूं इस सेक्शन नंबर 3 को। सेक्शन नंबर 3 में क्या क्या आता है बेटा? डिविडेंड, अकाउंट्स, ऑडिट एंड फॉरेन कंपनी। मेरे हिसाब से ये 4 चैप्टर्स मैनेजेबल है, इजी गोइंग है, और ये 4 चैप्टर्स में सबसे ज्यादा मार्क्स का वेटेज है। इसीलिए मैं आपको रिवीजन के, जब आप रिवीजन के लिए जाओगे, राइटिंग प्रैक्टिस के लिए जाओगे, प्रिपरेशन के लिए जाओगे, एमसीक्यू सॉल्विंग के लिए जाओगे, सबसे पहला प्रेफरेंस आपको देना है इन 4 चैप्टर्स पे। इसको मैंने दे दिया फर्स्ट रैंक। यू विल बी शॉक्ड टू नो व्हाट इज माय सेकंड रैंक। दोस्तों मैं सेकंड रैंक देने वाला हूं एलएलपी एक्ट को। जी हां, यस आपने सही सुना सर, लेकिन वो तो सिर्फ 10.5 से 14 मार्क के लिए है, सबसे कम मार्क्स के लिए आप उसको सेकंड रैंक क्यों दे रहे हो? क्योंकि बेटा वो कंसेप्ट वाइज भी उसके अंदर हार्डली कुछ कंसेप्ट है। सो आपको ये जो 10 से 14 मार्क मिलेंगे ना, ये सबसे कम मेहनत में सबसे ज्यादा मार्क्स आपको मिल रहे हैं, इसीलिए मैं इसको रैंक 2 दे रहा हूं। तो इसमें टाइम लगेगा कम, एफर्ट लगेगा कम, मार्क्स आएगा ज्यादा। ठीक है, ये याद रखना, ये सारी चीजें आपको रिवीजन साइड में भी काम आने वाली। देन हम लोग जाएंगे थर्ड रैंक में। अब ध्यान से देखना, बच्चा बोलेगा सर इसको भी 14 से 21 मार्क्स है, इसको भी 14 से 21 मार्क्स है, तो फिर आपने इसको थर्ड और इसको फोर्थ रैंक क्यों दिया? आइदर ये दोनों सेम रैंक होना चाहिए था, थर्ड। मैंने कहा नहीं बेटा, जितना मेहनत आपको ये पहले जगह पे करना पड़ता है ना, वो 14 से 21 मार्क के लिए, उसके मैं बता रहा हूं आपको हाफ मेहनत में, ऑलमोस्ट हाफ मेहनत में, नहीं कुछ तो उससे आप समझ लो 80% मेहनत में आपको यहां पर 14 से 21 मार्क मिल जाए। मतलब ये जो सेक्शन नंबर 2 है, इसके जो 3 चैप्टर्स है ना, ये डिपॉजिट और चार्जेस, ये मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको आज आप भरोसा नहीं करेंगे, ये दोनों चैप्टर मिलाकर आप 2 घंटे के अंदर रिवाइज कर सकते। और 2 घंटे मैंने तब बोला जब आप सेल्फ में एक एक कंसेप्ट गो थ्रू कर रहे हो, वरना टेक्निकली तो ये 1-1.25 घंटे में दोनों चैप्टर रिवाइज हो जाते हैं। मतलब आपको मेहनत करना ही कहाँ है, आपको सिर्फ एक चैप्टर में मेहनत करना है, मैनेजमेंट। और वो भी एक चैप्टर नहीं, मैंने आपको बताया सीरीज ऑफ चैप्टर्स है, बहुत छोटे छोटे कंसेप्ट है उसमें से कुछ ही टिपिकल कंसेप्ट से बार बार क्वेश्चन आता है। तो टेक्निकली रिवाइज करना इन 3 चैप्टर्स को बहुत आसान है व्हेन कंपेयर टू अदर चैप्टर्स, इसीलिए मैंने इसको रैंक 3 दिया है। एंड रैंक 4 इज गिवन, ऑफ कोर्स ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट यहां पर क्या होता है, पहले 2 चैप्टर्स 1 घंटे में निपट जाते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको बैच के बारे में जब आगे बताऊंगा यू विल रियलाइज कि मैं क्यों बोल रहा हूं। ये जो पहला चैप्टर है ना, पहला चैप्टर, आज सी आदर्श जोशी इस यूट्यूब के वीडियो पे अपने नाम के साथ आपको चैलेंज दे रहा है, शर्त दे रहा है, आप, यस मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपकी बात कर रहा हूं। अगर आप ईमानदारी से क्लास रेगुलर करते हो और आप अगर मेरी टेस्ट जो मैं लेने वाला हूं अगर आप दोगे, ये जो पहला चैप्टर आप देख रहे हो ना, यू विल बी एबल टू, यू मैं आपकी बात कर रहा हूं, you will be able to revise this chapter in a matter of half an hour max. एग्जाम टाइम पे आप इस चैप्टर को रिवाइज करोगे 15 से 20 मिनट में सेल्फ। ये सीए आदर्श जोशी का ओपन चैलेंज है यूट्यूब के इस वीडियो से। और मैं नहीं कह रहा हूं कि मैं करवाऊंगा, मैं तो करवा ही सकता हूं, मैं आपको बता रहा हूं, आप ईमानदारी से हाफ एन आवर में पूरा यूनिट, पूरा चैप्टर रिवाइज कर लो। सर आप क्या बात कर रहे हो? मेरा टेस्ट लेने का तरीका थोड़ा अलग है, आइए आपको आगे बैच स्ट्रैटेजी में बताता हूं। तो चैप्टर नंबर 1 और 2 बहुत ईजी है, लेकिन मैं खुले दिल से ये एक्सेप्ट कर रहा हूं चैप्टर नंबर 3 और 4 थोड़े से टेक्निकल है। तो इसीलिए मैंने क्या किया ना, मैंने आपको बोला है कि यहां पर थोड़ा सा आपको ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है, एंड देयरफॉर आई हैव गिवन रैंक 4 टू दिस पार्ट। फिर हम चलते हैं 30 मार्क्स के ऊपर अगले। तो जो 30 मार्क्स है वो आपके कुछ इस तरह डिवाइडेड है कि आपका सबसे पहला रैंक आपको देना है वो है जनरल क्लॉजेज एक्ट, बिकॉज वो 10.5 से 12 मार्क्स के लिए आएगा। फिर उसके बाद आपको देना है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, जो कि आपको 9 से लेकर 12 मार्क्स के लिए आएगा, एंड देन इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट जो 7.5 से 9 मार्क्स के लिए आएगा।
एक टिप मेरे से लेकर चले जाओ, आगे तो मैं आपको देने वाला हूं, फिर भी आपको बता दूं, अदर लॉ को क्रैक करने का एक चीट कोड है। देयर इज अ चीट कोड टू ब्रेक अदर लॉ, और वो है आरटीपी एमटीपी पीवाईक्यू। ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, आप अगर सिंपल, मैं एक सिंपल बोलता हूं, आरटीपी एमटी पीवाईक्यू में भी आपको तकलीफ होगी। से फॉर एग्जांपल अगर आप मेरी प्रैक्टिस बुक ले लेते हो, तो प्रैक्टिस बुक में तो आपको सारे चैप्टर वाइज क्वेश्चंस मिल जाते हैं, फ्रॉम ऑल आरटीपीज एमटीज पीवाईक्यूज, कैसे प्रेजेंट करना है उसके साथ सारा डिटेल मिल जाता है, प्लस एमसीक्यू बुकलेट भी आ जाती है। सिर्फ आप प्रैक्टिस बुक से भी अदर लॉ अगर आपने 2 बार सॉल्व कर लिया, हार्डली यू विल फाइंड एनी वन क्वेश्चन आउट ऑफ दैट। मतलब ये चीट कोड है कि अदर लॉ में आप लिटरली आउट ऑफ आउट मार्क्स स्कोर कर सकते हो, प्रोवाइडेड प्रैक्टिस बुक 2 बार बिना देखे सॉल्व कर लो बस। और क्लास तो हम ईमानदारी से डिटेल में करेंगे। आपको मैं बता रहा हूं भाई, ये चीट है, ये चीट कोड है। प्रैक्टिस बुक कहां मिलेगी, सारी डिटेल पे हम लोग चर्चा करेंगे, अभी डोंट वरी। अभी मेरा फोकस सेलिंग नहीं है, मेरा फोकस आपको कंसेप्ट्स और टिप्स और ट्रिक्स देना है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग सिलेबस में आगे बढ़े। चलो, अब आप लोगों के बहुत सारे कॉमन सवाल आ रहे हैं, है ना। 80 का गोल है लॉ में, सीए रौनक यादव कह रहे हैं कि उनका 80 का गोल है। रौनक भाई, है ना, आपका अगर गोल है, उस गोल को रीच करने में ये जोशी जो मदद कर पाया वो यहां पर बैठ के करेगा। चैलेंज है अपना, ठीक है। महापैक में बुक इंक्लूड है क्या? वेरी गुड क्वेश्चन। आइए बैच स्ट्रेटेजी और बैच डिटेल्स समझते हैं। पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको बैच के अंदर क्या क्या मिलने वाला है, ठीक है। मैं अभी पर्टिकुलर कोई कोर्स की क्लास की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अपने टीचिंग की बात कर रहा हूं। तो आपने कोई भी कोर्स लिया हो, आप रेगुलर बैच लिए हो, आपने सिर्फ मेरा लॉ का क्लास लिया हो, या आपने महापैक लिया हो, आप मुझसे क्लास के अंदर क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? सबसे पहली चीज, इन डेप्थ क्लासेस। व्हेन आई से इन डेप्थ, मैं वैसा नहीं, मैं वो टीचर्स में से नहीं हूं कि अरे मेरे को मालूम है कि इस पर्टिकुलर टॉपिक पे जिंदगी में कभी कुछ क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं और ना ही जिंदगी में आगे कभी कोई क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो छोड़ो ना, इस पे क्यों इतना मेहनत डालना, क्यों इसको पढ़ाना। मैं उनमें से नहीं हूं। मैं उन कंसेप्ट्स को भी घुस घुस के पढ़ाता हूं, बिकॉज यू नेवर नो कि एमसीक्यू में कब कहां क्या पूछ लिया जाए। एंड दैट्स द रीजन कि अगर आप देखेंगे जब मैं पढ़ाता भी हूं तो यू विल सी कि मेरा वो पढ़ाने का तरीका ही वैसा है कि मैं हर एक चीज पढ़ाता हूं इन डेप्थ। तो आपके मॉड्यूल, अगर आप मॉड्यूल को भी लेके बैठोगे और अगर मेरे साथ पढ़ रहे हो, तो भी आपको एक वर्ड भी ऐसा नहीं मिलेगा जो आपके मॉड्यूल में लिखा होगा और जो बुक में नहीं लिखा होगा और मैं कवर नहीं कर। हर चीज इन डेप्थ का, हम ज्यादा भले ही कवर कर लेंगे, कम नहीं होगा, ये मेरा चैलेंज। पहली बात क्लियर है। सेकेंड इंपॉर्टेंट बात, सर चार्ट्स। सीए इंटरमीडिएट में अगर आपको एक्सेल करना, जैसे अभी सीए रौनक यादव कह रहा था कि भाई सर हमको 80+ स्कोर करना है। मैं आपको बताऊं रौनक भाई, 2 चीजों के बिना ये नहीं हो पाएगा। नंबर 1 प्रैक्टिस बुक, नंबर 1 वो सबसे बड़ा है प्रैक्टिस बुक, ठीक है। वो आपको जितनी बार आप जितना ज्यादा सॉल्व करोगे आपके मार्क्स बढ़ते रहेंगे। एंड नंबर 2 इज चार्ट्स। वो चाहे आप खुद बनाओ, किसी और के ढाप लो, मतलब चुरा लो, वो मैटर नहीं करता। सबसे बेस्ट रहेंगे खुद के बनाए हुए चार्ट्स। मैं आपको बैच के साथ साथ चार्ट्स में गाइड करूंगा कि चार्ट्स आपको कैसे बनाने हैं। मैं आपको मोटिवेट करूंगा, और अगर आप ईमानदारी से अगर आप मेरा साथ दोगे, तो आप अगर चार्ट बनाओगे, आपके चार्ट्स मैं सारे स्टूडेंट्स के साथ शेयर भी करूंगा। मेरे ही गूगल ड्राइव फोल्डर में आपके जिसके भी चार्ट मेरे को बेस्ट लगे, है ना, मैं वो चार्ट अपलोड करूंगा ताकि सारे बच्चे उस स्टूडेंट के नाम के साथ देख सके कि भाई ये है, फॉर एग्जांपल ये विनय है, विनय हैज मेड सच ब्यूटीफुल चार्ट्स फॉर चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2। समझ रहे हैं? तो वो चार्ट्स में, और मेरे पास प्रीवियस क्लासेस के भी बच्चों के एक से एक बने हुए चार्ट्स है। मेरा अपना खुद का चार्ट बुक भी बन रहा है, लेकिन मैं, आप सोचो, मैं अपने पेट पे लात मार रहा हूं। मेरा खुद का चार्ट बुक है जो मैं बेच सकता हूं, मगर मेरे को उसको बेचने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरे को चाहिए कि आप अपने हाथ से खुद चार्ट बनाएं। मैं आपसे रजिस्टर वैसा परचेस करवा रहा हूं, बिकॉज मेरे बने हुए चार्ट से भी बेटर रहेंगे आप जब खुद के लिए चार्ट्स बनाओ। तो आपको मैं कंप्लीट गाइड करने वाला हूं कि चार्ट्स कैसे बनेगा, हर कंसेप्ट वाइज। जब हम पढ़ेंगे तभी मैं आपको गाइड करूंगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जिसके लिए गरीब इंसान को मार्केट में लोग जानते हैं और जिसका एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि इसका बेस्ट, बोलते ना, आउटपुट निकलता है बच्चों के लिए, एंड दैट इज क्यूमुलेटिव टेस्ट। नाउ लेट मी एक्सप्लेन हाउ डज क्यूमुलेटिव टेस्ट वर्क, ठीक है।
लेट्स सपोज हम लोगों ने अभी चैप्टर नंबर 1 प्रिलिमिनरी स्टार्ट किया। ये सभी लोग सुन लेना, जिन लोगों ने क्लास लिया है उनके लिए तो जरूरी है, क्योंकि वो तो करना ही है उनको। जो लोग क्लास अभी तक नहीं लिए, यूट्यूब पे बैठे, वो भी समझ लिए कि हम इस बैच में कैसे जाएंगे, ताकि आप जो भी बैच लेना डिसाइड करो जिस किसी एजुकेटर का, एंश्योर कि वो लोग भी ये सारी चीजें प्रोवाइड करें। इससे ज्यादा प्रोवाइड करें तो बहुत अच्छी बात है। और अगर वो इनमें से कोई चीज प्रोवाइड नहीं करते लेकिन आपको उन्हीं का क्लास परचेस करना है, तो ये चीजें आप अपने आप से करिए, बिकॉज ये आपको अच्छा रिजल्ट देगी। ये मेरा एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूं, ठीक है। और से फॉर एग्जाम्पल हमने चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया, तो हम लोग करेंगे चैप्टर 1 पे टेस्ट। कंप्लीट हो, जब भी चैप्टर कंप्लीट होता है उसके 2 या 3 दिन 4 दिन के बाद, डिपेंडिंग अपॉन चैप्टर। छोटा चैप्टर है तो हम जल्दी कर लेते हैं, बड़े चैप्टर है तो 2-3 दिन, 1 हफ्ते का भी टाइम देता हूं मैं। लेट्स से उसके 3 दिन बाद हम चैप्टर 1 पे टेस्ट ले लेंगे। साउंड गुड सर, हर क्लास में होता है, इसमें नया क्या है बेटा। फिर होगा थोड़े दिन में चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट। नाउ आई एम नॉट गोइंग टू टेक अ टेस्ट ऑन चैप्टर नंबर 2, आई एम गोइंग टू टेक टेस्ट ऑन चैप्टर नंबर 1 एंड 2 पे टेस्ट। समझ रहे हो अब क्या हो रहा है? जब चैप्टर 3 होगा तो आपका चैप्टर 3 पे टेस्ट नहीं होगा, तो आपका टेस्ट होगा चैप्टर 1 + 2 + 3। जब आपका चैप्टर 10 पे टेस्ट होगा ना, तो आपका चैप्टर 10 पे टेस्ट नहीं होगा, आपका टेस्ट होगा चैप्टर 1 + 2 + 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब आप मेरे को बताओ, आपको क्या लगता है मैं यहां पे फेंक रहा था जब मैंने कहा कि पहला चैप्टर आप 10 मिनट 15 मिनट में, आधे घंटे में रिवाइज करोगे? अब आपको समझ में आ रहा है क्यों? क्योंकि बेटा बाय द टाइम द क्लास विल गेट ओवर, you would have given test on chapter number 1 11 times, 12 times you might have given। और फिर होगा आपका अदर लॉ, और हो सकता है उसके बाद एक हम कंबाइंड टेस्ट ले ले, एंटायर फुल सिलेबस टेस्ट। तो वो तो फिर आप गिन लो, आप लोग ये फर्स्ट 3-4 चैप्टर्स तो आपके इतने बार रिवाइज हो जाएंगे ना, इतने बार रिवाइज हो जाएंगे कि आपको लगेगा मजाक है ये लो। अब इसमें एक प्रॉब्लम है। इसमें क्या प्रॉब्लम है, ये इसका प्रॉब्लम बता देता हूं, समझ लेना, ये जेन्युइन प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स। ये मेरा पास्ट एक्सपीरियंस कह रहा है। स्टूडेंट्स फर्स्ट टेस्ट दे देते हैं, फर्स्ट चैप्टर पे दे देते हैं, फर्स्ट सेकंड पे देंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड पे दे देते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पे दे देते हैं। जब उनका फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ आता है, आधे स्टूडेंट्स गिव अप कर देते हैं। व्हेन आई से गिव अप, दे स्टॉप अपीयरिंग फॉर द टेस्ट। स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं मैं, मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूं। जब मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 पे टेस्ट, 7 पे, सॉरी नॉट 8, अप टू 7 पे टेस्ट ले रहा हूं, ऑलमोस्ट 10% बच्चे ही बचते हैं जो टेस्ट दे रहे हैं। ये सैड है, ये रियलिटी है, और माफ करना, मैं दिल से माफी मांगना चाहता हूं, मगर अगर ये बैच बाकी बैचेस की तरह रही तो इस बैच में भी यही होने वाला है। एक बहुत अच्छी चीज जो आपको डेफिनेटली 80 क्या 85 क्रॉस करवा सकती है, बच्चे खुद अपने हाथ से, मतलब टीचर बैठा है, मैं पेपर लेके बैठा हूं। अच्छा, मैं ऐसे नहीं क्वेश्चन पेपर दे दिया छोड़ दिया, क्वेश्चन पेपर देता हूं, आंसर पेपर, हम लोग आंसर डिस्कस करते हैं यार प्रॉपर। क्लास में नहीं करेंगे, एक्स्ट्रा सेशंस लेके करते हैं, बट हम आंसर डिस्कस करते हैं, ऐप पे ले लिया, यूट्यूब पे ले लिया, ऐसा। लेकिन बच्चे गिव अप करते हैं। दिस क्यूमुलेटिव टेस्ट विल हैपन subject to the condition that at least 50%, मैं ज्यादा नहीं बोल रहा, at least 50% of the class should go and give the test regularly। अब देखो मैंने क्या कहा था, मैं आपको अपनी एक्सपेक्टेशंस भी बताऊंगा। ये वन साइडेड रोड नहीं है जहां पे मैं आपके लिए करता जाऊंगा करता जाऊंगा करता जाऊंगा, ये नहीं देखूंगा कि आप रेसिप्रोकेट कर रहे हो कि नहीं। ये 2 वे है भाई। मैं तब तक ही आप पे मेहनत करूंगा जब तक आप खुद पे मेहनत करने तैयार। तो अगर 50% ऑफ द स्टूडेंट्स अगर वो कर रहे हैं, मोर देन 50, मोर देन इक्वल टू, ये टेस्ट चलती रहेगी, ठीक है। मैं आपको डांटूंगा नहीं। अगर आप 30 में से या 50 में से अगर आप 20 मार्क ला रहे हैं, मैं आपको डांटूंगा नहीं, मैं आपको डीमोटिवेट नहीं करूंगा, मैं आपको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट जरूर दूंगा कि अरे यू कैन स्कोर बेटर, यू कैन डू बेटर। लेकिन अगर आप टेस्ट नहीं देते हो तो मैं आपको जरूर डांटूंगा, तब मेरे दिल में जरूर आपके लिए थोड़ी सी ऐसी भावना बनेगी कि यार ये बच्चा सीरियस नहीं है। मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप टेस्ट देके 0 मार्क्स लाते हो तो, बिकॉज टेस्ट देना इज इंपॉर्टेंट, रिवाइज करके घर से आना इज इंपॉर्टेंट। मार्क्स मेरे लिए बाद में मैटर करता है,
पहला मैटर करता है आपका प्रेजेंस, आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज करना, आपसे रिवाइज करवाना, बस उतना एक्सपेक्टेशन मेरा पूरा करो। ट्रस्ट मी, वी विल गिव द बेस्ट रिजल्ट्स इन एंटायर इंडिया। मैं आपको मजाक नहीं कर रहा हूं, अगर आप फॉलो करते हो ईमानदारी से तो। नेक्स्ट, कुछ चीजें आपको घर पे भी करनी है अपने आप से। आपको रेगुलर बेसिस पे क्लास देखनी है, क्लास मिस नहीं करनी है। मैं नहीं चाहता कि एक भी चैप्टर आपका ऐसे मिस हो, बिकॉज वो एक चैप्टर जब मिस होगा, आप एक बात समझना, आपकी आगे आने वाली हर क्यूमुलेटिव टेस्ट में वो चैप्टर आपको तकलीफ देगा। आप एक भी लेक्चर मिस करते हो, एक भी टॉपिक मिस हो जाता है, और अगर आप वो कवर नहीं करते हो, आपका आगे आने वाली पूरी क्लास पे उसका इंपैक्ट पड़ता है। कंसेप्ट तो जुड़ी हुई होती ही है, साथ में क्यूमुलेटिव टेस्ट में भी आपको तकलीफ देता है। तो आपको क्लास रेगुलर करनी है, लाइव अटेंड करनी है। जितना ज्यादा नंबर अब मैं देख रहा हूं, इतना बड़ा नंबर लाइव क्लास में मेरे को दिख रहा है। अब ये बड़ा नंबर देख के ना दिल खुश होता है, पढ़ाने को मजा आता है, ऐसा लगता है अरे इतने सारे बच्चे देखो भिड़े पड़े यार, ऐसा भाई बच्चे कर रहे हैं तो चलो अपन बच्चों के लिए करो, देख के अपने को मोटिवेशन आता है। तो लाइव क्लास आप अटेंड करेंगे, जो भी हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। मैं आपको बहुत ज्यादा होमवर्क देता नहीं हूं, मैं एक्चुअली होमवर्क देता ही नहीं हूं, क्योंकि मुझे पता है अकाउंट्स में आपको होमवर्क मिल रहा है, टैक्स में आपको होमवर्क मिल रहा है, आपको क्वेश्चन सॉल्विंग मिल रहा है, मैं अननेसेसरी होमवर्क नहीं देता। लेकिन जब इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होगी, जो मेरे को पता है एग्जाम में बहुत फ्रिक्वेंटली पूछी जाती है, प्रैक्टिस बुक्स में से मैं उसके क्वेश्चंस आपको होमवर्क दूंगा, जो आपको उसी के उसी दिन सॉल्व करने। इसके अलावा विदाउट सेइंग वॉट एवर वी आर स्टडिंग दिस पर्टिकुलर डेट, उस दिन का उस दिन आपको रिवाइज करना है। समझ में आ गया? जो भी हम पढ़ रहे हैं उस दिन का उस दिन आपको इमीडिएट रीड करना ही करना है, बिना बोले, चाहे मैं बोलूं या ना बोलूं, ठीक है। वो सेम आपको पढ़ना है। जो क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा वो बिना देखे आपको लिख के निकालना है, बाद में प्रैक्टिस बुक से आंसर चेक करना है और अपने आंसर्स करेक्ट करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है राइटिंग प्रैक्टिस। एंड व्हेन आई से राइटिंग प्रैक्टिस, इसके अंदर आप एमसीक्यू भी पकड़ लेना, एमसीक्यू भी डाल देना इसके अंदर। राइटिंग प्रैक्टिस से ना, मैं आपको सच में बता रहा हूं क्या होता है। लॉ मैं आपको समझाऊंगा, आपको समझ में आएगा, बट उस पर्टिकुलर लॉ पे किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं ये मैं आपको नहीं समझा पाऊंगा, ये मुझे आपको दिखाना पड़ेगा। और कैसे दिखाऊंगा? बाय सिंपली शोइंग यू कि देखिए आरटीपी का क्वेश्चन है, देखिए एमटीपी का क्वेश्चन है, देखिए पीवाईक्यू का पास्ट एग्जाम का क्वेश्चन है, तो इसको देख, तो इसको देख के समझ कि देख इस कंसेप्ट पे इस तरह से घुमा फिरा के सवाल पूछा है और आपको कितने टेक्निकली सब इसका आंसर देना है। तो आपको लॉ तब तक आपको हिट नहीं होगा जब तक आप उसके क्वेश्चंस नहीं देखते, तब तक आप उसके एमसीक्यू सॉल्व नहीं करते। तो आपको कंसिस्टेंटली चैप्टर बाय चैप्टर, जैसे ही कोई चैप्टर कंप्लीट हुआ उसके एमसीक्यू बुकलेट से सारे एमसीक्यू कंप्लीट होने चाहिए आपके, और रेगुलर क्वेश्चन बैंक में से सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व होने चाहिए। चलो चैप्टर खत्म हो गया, उसके बाद 2 या 3 दिन के अंदर हो जाने चाहिए, लेकिन चैप्टर खत्म प्रैक्टिस खत्म, ये आपको करना है, तो ही आप क्यूमुलेटिव टेस्ट में मार्क ला पाओगे, वरना क्यूमुलेटिव टेस्ट में आपको कुछ नहीं समझेगा। सो क्यूमुलेटिव टेस्ट में आप मार्क्स तभी ला पाओगे जब आप ये राइटिंग प्रैक्टिस अपने मन से करोगे। आप छोटे बच्चे नहीं हो, मैं हर दिन आपको ये चीज याद नहीं दिलाऊंगा। मैं आज इस क्लास के स्टार्ट में प्रॉपर 1.5 घंटे में आपको मैं आपके बारे में, मेरे बारे में, इस एग्जाम के बारे में, इस सब्जेक्ट के बारे में, पढ़ाई की स्ट्रैटेजी के बारे में और आपके सभी सवालों के जवाब मैं यहाँ पे आज दे रहा हूं। I am not going to waste any further time about anything. Tomorrow onwards, I will directly start teaching. जो सवाल है आज पूछो, जो रह गए इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछो। मैं यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में अगले 10 दिन तक हर दिन आके देखूंगा आपके क्या क्वेश्चन है, और हर दिन आई प्रॉमिस यू फॉर नेक्स्ट 10 days आई विल कम एंड आई विल सी द कमेंट एंड आई विल आंसर योर क्वेश्चंस। कितना भी बड़ा क्वेश्चन रहे, उसके बाद भी जमा तो आऊंगा, लेकिन आज के बाद दोबारा ये स्ट्रैटेजीज पे हम वेस्ट नहीं करेंगे टाइम। हम नए टिप्स एंड ट्रिक्स जरूर जानेंगे, कंसेप्ट्स पढ़ेंगे, बट अब पढ़ाई होगी। आज मैं आपको टाइम डाल रहा हूं बिकॉज मेरे को पता है इसका इंपॉर्टेंस क्या है। अब आप में से बाकी लोग बैचेस ज्वाइन कर चुके हैं, जिन लोगों ने नहीं किया आपको बस मैं बता दूं कि आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो, इसको स्कैन करके, है ना। और यहां पर हमारे पास महापैक का ऑप्शन है जिसमें आप बोथ ग्रुप्स हमसे पढ़ सकते हो, ठीक है। व्हेन आई से बोथ ग्रुप्स, प्रॉपर आप ग्रुप 1 प्लस ग्रुप 2 हमसे पढ़ सकते हो। और अगर आपको चाहिए कि सर सिर्फ ग्रुप 1 का पैक चाहिए तो यस, ग्रुप 1 का भी महापैक है। सिर्फ ग्रुप 2 का चाहिए, यस, ग्रुप 2 का भी महापैक है। अगर आपको रेगुलर क्लासेस चाहिए तो रेगुलर क्लासेस भी आपके पास है। आप अगर जानना चाहते हो कि हमने आप ही से क्यों, एकाग्रता से क्यों पढ़ना है, उसके भी डिटेल्स आपको इस फ्लायर पे मिलेंगे। और आप महापैक और रेगुलर क्लास के अंदर अगर आप कंफ्यूज्ड है, वैसे इस पे हमने काफी वीडियो बनाई है, बट अगर आपको चाहिए तो मैं एक बार क्विकली आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगा। दोस्तों महापैक में क्या होता है ना, वैसे दोनों पैक में आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर्स का एक्सेस तो मिल ही रहा है, ठीक है।
महापैक में आपको एक्सेस टू ऑल एजुकेटर्स ऑल कोर्सेज मिलता है। हर एजुकेटर के सभी कोर्स का एक्सेस आपको मिलता है, ठीक है। रेगुलर कॉम्बो में नहीं मिलता। रेगुलर में आप जिसका परचेस करते हो उसका ही मिलता है, लेकिन महापैक में सारे एजुकेटर्स के सारे कोर्सेज। इसके बाद अगर आप जैन या मई, जो अभी लाइव क्लास जो आप देख रहे हो, ये बैच तो सबको मिलेगी, रेगुलर वाले को भी मिलेगी, आपको भी मिलेगी। लेकिन अगर आपके पास महापैक है तो आपको हमारा जो आर्काइव है उसका एक्सेस मिलेगा, यानी कि हमारी जो पास्ट रेगुलर बैच हुई है उसकी भी सभी वीडियोस आपको अभी से मिल जाएंगे। मैं कह रहा था ना कि कुछ हमने देखा है, कुछ टॉपर्स होता है, कुछ स्टूडेंट्स होता है, वो ना अपने स्पेस से पढ़ाई करना स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सर, हम आपके साथ कॉर्पोरेट लॉ कर रहे हैं ना, अदर लॉ हम आपके रिकॉर्डेड बैच में से कर लेते ताकि हमारी बैच जल्दी कंप्लीट हो जाए, हमें ज्यादा रिवीजन और प्रैक्टिस के लिए टाइम मिले, करते हैं लोग। तो आपको अगर कोई भी लेक्चर देखना है आप रिकॉर्डेड देख सकते हो। इसके अलावा आपको फास्ट ट्रैक का भी एक्सेस मिल रहा है। फास्ट ट्रैक का एक्सेस आपको दोनों में है, रेगुलर में भी और महापैक में भी। लेकिन याद रखना, प्रीवियस रेगुलर बैच का एक्सेस आपको रेगुलर में नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ महापैक में होता है। जैसे ऑल एजुकेटर्स ऑल सब्जेक्ट ऑल कोर्सेज भी महापैक में होता है, रेगुलर में नहीं होता। पीडीएफ नोट्स आपको हर जगह मिलेंगे। हार्ड कॉपी ऑफ बुक्स आपको महापैक में मिलती है। अब एक बच्चा बोल रहा था सर क्या प्रैक्टिस बुक हार्ड कॉपी में महापैक में मिलती है? तो बेटा नहीं, किसी भी टीचर की आपको प्रैक्टिस बुक्स जो होती है, क्वेश्चन बैंक्स होता है सॉल्व करने वाले, वो नहीं मिलते। आपको उसके लिए क्या करना पड़ता है, अलग से उसको परचेस करना पड़ता है। बट आपको, हाँ, मेरे लॉ के लिए अगर मैं बोलूँ तो आपको 3 बुक्स मिलेगी, तीनों टेक्स्ट बुक्स होगी, कॉर्पोरेट लॉ पार्ट 1, कॉर्पोरेट लॉ पार्ट 2 एंड अदर लॉ, ठीक है। इसके अलावा प्रैक्टिस बुक्स है जिसमें आपको क्वेश्चन बैंक और एमसीक्यू बुक मिलेगा, वो आप अलग से परचेस कर सकते हो। और बहुत जल्द उसमें चार्ट बुक भी मैं ऐड करने वाला हूँ, ठीक है। तो रेगुलर बुक्स, रेगुलर कॉम्बो में आपको हार्ड बुक्स नहीं मिलेंगे, सिर्फ सॉफ्ट कॉपी मिलता है। मेंटरशिप वाइज महापैक में आपको 1-on-1 मेंटरशिप मिलती है, बाकी जगहों पे जनरल है, कॉमन मेंटरशिप आपको मिलेगी। यहाँ पर डेडिकेटेड कम्युनिटी सपोर्ट भी आपको महापैक में मिलता है, जो कि आपको रेगुलर में नहीं मिलता। इसके अलावा एलएमएस है, सेल्फ इवैल्यूएटेड टेस्ट आपको मिलने वाला है, ये दोनों जगह मिलेगा, चाहे आपके पास महापैक हो या आपके पास रेगुलर क्लास हो। डाउट सॉल्विंग भी दोनों जगह पर होगी। वैलिडिटी दोनों की 9 मंथ्स है और दोनों की अनलिमिटेड वैलिडिटी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बोथ ग्रुप कॉम्बो के प्राइजेस 37,500 एंड 22,500 है, मतलब महापैक और रेगुलर पैक। ग्रुप 1 का 22 और 15 एंड ग्रुप 2 का 20 और 14। इस तरह से आप चीजें यहाँ पर देख सकते हो। बुक्स आपको ऑर्डर करनी है ekagrata.co.in या अड्डा 247 पे भी आपको मिल जाएगा। जैसे कि आपने पूछ ही रहे थे इसलिए मैं बता दिया कि लेट्स क्लियर विथ फ्लाइंग कलर्स गाइस। आई हैव सीन दैट, मैं एक कोट पे बहुत बिलीव करता हूं जो मिस्टर शिव खेरा ने लिखा था, दैट विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। So try to be a winner, try to do things differently, try to think outside the box, try to work harder than others are doing, and definitely you are going to achieve great success. I wish to thank you all from the bottom of my heart for taking out time and watching this video live with me. It was a wonderful session and I thank you all. If there are any doubts, any questions, shoot, please ask and I am here to help. आप चाहे YouTube पे देख रहे हो या आप यहां पर भी देख रहे हो, प्लीज आप मुझे बताइए, मैं आपके सभी सवालों के जवाब दे दूंगा। सर नोट्स के बारे में नहीं बताया, जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप महापैक लेते हैं आपको फिजिकल नोट्स मिलेंगे, बुक्स मिलेंगे, टेक्स्ट बुक्स, 3 टेक्स्ट बुक्स मिलेगी। अगर आप रेगुलर क्लास लेते हो तो आपको पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। जो नोट्स की हम बात कर रहे हैं वो नोट्स एक गूगल ड्राइव पे अपलोड होंगे। गूगल ड्राइव के लिंक आपको आज या कल मिल जाएंगे, जहां पे आपको हमारे जो पेड लर्नर्स है, पेड लर्नर्स को हमारा लेक्चर ट्रैकर है ना, हमारे जो अदर रिसोर्सेज होते हैं, वो सारी चीजें, जिसमें मैंने चार्ट्स की बात करी, वो सारी चीजें आपको उस गूगल ड्राइव पे मिलती है। एक लिंक होता है, उसमें सभी एजुकेटर्स का गूगल ड्राइव एक्सेस हो जाता है, ठीक है। सर ऐप में क्लास, इसका बेटा एक्चुअली ऐसा नहीं होता, ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ। मे बी आप लाइव सेक्शन में नहीं गए होंगे, कहीं और चले गए, इसलिए ऐसा हो रहा होगा। एक बार आप भी चेक करना, मैं भी चेक करवाता हूँ, ठीक है। हाँ सॉरी रौनक, सॉरी सीए रौनक, बताओ बेटा क्या सवाल है। बुक्स कहां से ऑर्डर होगी बेटा? ekagrata.co.in पे बुक्स बहुत जल्दी लिस्ट हो जाएगी, आप वहां से ऑर्डर कर सकते हैं, है ना। प्रैक्टिस बुक्स के पीडीएफ्स अवेलेबल नहीं होंगे, बिकॉज वो आपको भी पता है कि फिर वो मतलब बाहर सर्कुलेट हो जाते हैं। हाँ मैं अक्षित, मैं इसके बारे में अभी तुरंत क्लास के एंड में आई विल टॉक टू द टेक्निकल टीम एंड लुक एट द आई चेक आउट द इशू। हाँ ये हो सकता है कि अगर आप टाइम पे नहीं किए रहे तो लॉकआउट हो गई होगी, बट आई एम नॉट श्योर, आई डोंट थिंक सो ऐसा कुछ होता होगा, बट लेट्स सी। यस केशव, आई नो यू आर फेसिंग टाइमिंग इशू, बट देन यार पूरे बैच का टाइमिंग सेट है,
तो इफ पॉसिबल सेम डे यू कैन वॉच एट एनी अदर टाइम, इट वुड बी ग्रेट। ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ, बट अगर मैं अभी कुछ कमिट नहीं कर सकता बिकॉज टाइमिंग सब टीचर्स के साथ बैठ के हम लोग डिसाइड करते हैं। रौनक, यस, तो आपने महापैक में ग्रुप 1 बाय किया है और दिसंबर में जब ग्रुप 2 स्टार्ट होगा तो आप, यस, आप ग्रुप 2 महापैक में ले लेना, बट आई कैन नॉट अश्योर यू द रेट्स। हाँ, मुझे रेट्स का कुछ नहीं पता, वो रेट्स नहीं आए, आई कैन नॉट गारंटी द रेट्स, बट यस यू कैन बाय दैट आफ्टरवर्ड्स ऑल्सो। बुक्स कब तक मिलेगी? बहुत अच्छा समरीन आपने क्वेश्चन पूछा है। मेरे हिसाब से नेक्स्ट वीक, बाय द एंड ऑफ द वीक यू शुड गेट द बुक्स, है ना। तो डिस्पैच शुड हैपन बाय नेक्स्ट वीक। तो नेक्स्ट वीक एक बार डिस्पैच आ गया, नेक्स्ट वीक से डिस्पैच चालू हो गया, तो आपको बुक्स धीरे धीरे मिलना चालू हो जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन कौन कहाँ रहता है। ठीक है समरीन, आपका भी आंसर मैंने दे दिया। आई अंडरस्टैंड बेटा, मेरा थोड़ा सा दूसरे क्लासेस है केशव, दैट्स वाई आई कुडंट टेक एट दैट टाइम। आई थिंक सर रेगुलर बैच में रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगे? बहुत अच्छा सवाल, मैं फिर से आपको यहाँ दिखा देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। सर रेगुलर बैच में आपको जो ये बैच चल रही है ना, जैन और मई 25 वाली, इसके इसके आपको जो लेक्चर्स है वो मिलेंगे आपको। ये देखो, लाइव बैच एक्सेस आपको मिलेगा। ठीक है, आप अगर चाहते हो कि हमारा जो आर्काइव है रेगुलर बैच की, जो रिकॉर्डेड वीडियोस अगर आप देखना चाहते हो, ठीक है, तो रिकॉर्डेड वीडियोस देखने के लिए आपको पास महापैक होना जरूरी है। आपको करंट बैच तो मिल रही है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लाइव बैच तो देख ही पा रहे हो। और अगर आपको रिकॉर्डेड बैचेस का चाहिए तो फिर आपको महापैक लेना है। ठीक है, वो 5000 वार्म अप का डिस्कशन, यस वो आदित्य, वो तो आपको बस सपोर्ट में कांटेक्ट करना है, दे लेट यू नो हाउ दैट विल हैपन। बट वार्म अप में भी डिड नॉट पे, लाइक अभी तो वार्म अप में कुछ, लाइक वार्म अप वाज फ्री दिस टाइम। मतलब आप एक बार सपोर्ट पे बात कर लीजिए, है ना, आप एक बार सपोर्ट पे बात कर लीजिए। ठीक है, एनी फर्दर क्वेश्चंस, एनी मोर क्वेश्चंस, एनीवन वांट्स टू टॉक, प्लीज रेज हैंड, आई जस्ट टेक समवन ऑन द कॉल। कैसा रहा फर्स्ट डे, पता चले मुझे थोड़ा रिव्यूज आप लोगों के। किसी को बात करनी है प्लीज काइंडली रेज योर हैंड। आई थिंक लेविजीत ने हाथ रेस किया है। लेविजीत भाई कुछ बात करोगे? नहीं नहीं, ऐसा होता नहीं है, आप मुझे व्हाट्सएप करो, मैं बात करता हूँ, है ना। सपोर्ट में रिस्पॉन्ड तो आ रहा है, अभी तो काफी बच्चे रिस्पॉन्ड ले रहे हैं, मतलब ऐसा कोई दिक्कत नहीं आ रही। कोई बात करना चाहे तो हैंड रेस करो यार, मतलब यूट्यूब वाले बच्चों को भी आपकी मधुर आवाज सुनाए जरा हम। लिवजीत, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हो? हाँ हाँ बिल्कुल आदित्य, चलेगा, कोई नहीं। सो आई होप क्लास कैसा लगा आज आपका, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया है, डेफिनेटली आई एम गोइंग टू सी द कमेंट सेक्शंस फॉर नेक्स्ट 10 days, सो दैट आपके जो भी सवाल है मैं उसका जवाब आपको कमेंट्स द्वारा दे सकूं। तो दोस्तों, हाँ, थैंक यू सो मच सी ए विनय, थैंक यू सो मच, रियली मीन्स अ लॉट टू मी। एंड कल से हम लोग, थैंक यू सो मच सी ए विद्या। एंड हाँ लेविजीत, हम लोग देखते हैं बेटा क्या इसका इशू है। वेरी गुड रौनक, आई एम प्राउड ऑफ यू कि आप लाइब्रेरी में बैठ के लेक्चर्स देख रहे हो ईमानदारी से। एंड बड़ा जितनी भी राइटिंग प्रैक्टिस होगी हम ब्लैक बॉल पेन से ही करेंगे। चार्ट्स में आप अलग अलग कलर यूज करना चाहे, टोटली योर चॉइस, आप कर सकते हो, लेकिन राइटिंग प्रैक्टिस जितना भी हम करेंगे हम लोग ब्लैक बॉल पेन से ही करेंगे। आई रिपीट, ओनली ब्लैक बॉल पेन। सेकेंड, प्लीज बाय स्टिकी नोट्स, हाईलाइटर, जब आपको बुक आएगी आपको हाईलाइटर की जरूरत पड़ेगी, सो बाय डिफरेंट कलर्स हाईलाइटर, बाय स्टिकी नोट्स। स्टिकी नोट्स आपको काम आएगी जब हम कोई भी प्रोविजन और उसके, जब हम ये पढ़ते हैं ना, जो उसके पेनल्टीज आते हैं, तो पेनल्टीज हम स्टिकी नोट्स पे लिख देते हैं ताकि वो पूरा बड़ा पैराग्राफ पढ़ना स्किप हो जाए और आप डायरेक्ट पेनल्टी पढ़ के आगे बढ़ सको। ये एक ट्रिक है, ये ट्रिक आपको लॉ में जल्दी रिवीजन करने में मदद करती है। ठीक है, दूसरी बात, हम लोग कुछ चार्ट्स बनाने वाले हैं। ठीक है, ये चार्ट आपके प्रैक्टिस बुक में ऑलरेडी दिए हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप उन चार्ट्स के ऊपर डिपेंडेंट रहो, और क्योंकि सब लोग देखो प्रैक्टिस बुक नहीं परचेज करेंगे, जो कर पाए बहुत अच्छी बात है, जो नहीं कर पाए उनके पास भी तो चीजें होनी चाहिए। तो आपको कुछ चार्ट्स बनाने हैं, और व्हेन आई से चार्ट्स, तो वो चार्ट्स कौन से होंगे, उसमें सारे एग्जम्पशंस होंगे। ठीक है,
प्राइवेट कंपनी के, पब्लिक कंपनी के, 1% कंपनी के, स्मॉल कंपनी के, डोरमेंट कंपनी के, आईएफएससी प्राइवेट कंपनी, आईएफएससी पब्लिक कंपनी, आप समझ रहे हो, निधि कंपनी, प्राइवेट कंपनी विच इज अ स्टार्टअप फॉर फर्स्ट 5 years, प्राइवेट कंपनी विच इज स्टार्टअप फॉर फर्स्ट 10 years, आप समझ रहे हो। इस तरह से अलग अलग कॉलम्स होंगे और इस तरफ एक कॉलम होगा सेक्शन नंबर का, उसमें रहेगा सेक्शन नंबर, पर्टिकुलर्स और ये सारे टाइप के कंपनीज। ये मैं कल आपको जैसे पढ़ाना स्टार्ट करेंगे धीरे धीरे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो हर एक सेक्शन का हम लोग ऐसे चार्ट बनाएंगे, कौन सा सेक्शन कौन से कंपनीज को एग्जामिशन है, उसमें गवर्नमेंट कंपनीज भी आएगा, है ना, वो सब आएगा। दूसरा एक और चार्ट बनेगा, वो बनेगा पेनल्टीज का चार्ट, सेक्शन नंबर, पर्टिकुलर, पेनल्टी, और इस तरह से चार्ट रहेगा कि भाई कौन से सेक्शन को ब्रेक करने पे ये पेनल्टी लगती है और कितनी पेनल्टी है। तो एक एग्जाम्पशंस का चार्ट बनता है, एक पेनल्टीज का चार्ट बनता है, मतलब वो पूरे टेबल्स बनते हैं, और एक कंप्लीट चार्ट बनता है कंसेप्ट का, जो मैंने आपको बताया ब्रॉड बुक में आपको बनाना है। तो ये सारी चीजें हमें सेल्फ बनानी है, पढ़ाई करते करते बनानी है, सो दैट हमारी लॉ को लेके प्रिपरेशन एकदम औसम हो जाए। तो अब उसके लिए आपको ये बेसिक प्रिपरेशन करके रखनी है, ठीक है। कोई बात नहीं रौनक भाई, हम है इधर, है ना, डोंट वरी। चलो, सो दैट इज इट। जिसको भी जो भी आज टेक्निकल इश्यूज फेस हुए, प्लीज एक बार सपोर्ट में आप लोग अपने एंड से भी रेस करना, और मैं एट द एंड ऑफ द क्लास मैं भी रेस करके एक बार चेक करवा लूंगा। इससे मैं एक्चुअली डेली बेसिस पे 2-2 3-3 क्लासेस इस प्लेटफॉर्म पे ले रहा हूँ। ऐसा प्रॉब्लम पहले कभी नहीं आया, कुछ तो नया इशू हो सकता है या आज का स्पेसिफिक इशू हो सकता है, तो आई विल गेट इट चेक। बाय द वे यूट्यूब पे सारी क्लास हमेशा रहने वाली है, तो इफ देर इज एनी डाउट आप ये क्लास को कभी भी रेफर कर सकते हैं, ठीक है। सो चलो, दैट इज इट। थैंक यू सो मच गाइज एंड गर्ल्स, गॉड ब्लेस यू, लॉट्स ऑफ लव। अच्छा, आपका नेटवर्क प्रॉब्लम था, हाँ वही, मतलब ऐसा होता नहीं है यूजुअली, कोई नहीं कोई नहीं, थोड़ा लाइब्रेरी में नेटवर्क का इशू होता है। चलो, बाय बाय एवरीवन, थैंक यू, सी यू टुमारो सेम टाइम, ओके, बाय बाय, थैंक यू, बाय बाय।